अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुजीब है। आज हम अपने प्लेटफॉर्म टेली पॉली क्लिनिक के प्लेटफॉर्म और पेज CPSP लीग्स के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल मौजूद है और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स और पाकिस्तान के डॉक्टर्स के लिए नहायत ही अहम टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, और वो है कि पाथवे फॉर UK एंड आयरलैंड एग्ज़ाम्स और गाइडलाइंस फॉर पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स एंड पाकिस्तानी डॉक्टर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल। डॉक्टर अशफाक अहमद साहब, आप कंसल्टेंट एक्यूट एंड एमरजेंसी मेडिसिन हैं, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं UK में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ अली शाह, ये हमारे टेलीपॉली क्लिनिक पे पैनलिस्ट भी हैं और कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और रेमेटोलॉजिस्ट हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सलाम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया और आप आज हमारे साथ हाजिर हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा डॉक्टर अशफाक अहमद साहब के पास। डॉक्टर अशफाक अहमद से बात पूछते हैं कि सर, ये ज़रा ब्रीफली हमें बताइएगा कि जो पाथ है फॉर UK एंड आयरलैंड एग्ज़ाम, इसको ज़रा थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में हमारे पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स को और जो डॉक्टर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए बताइएगा ज़रा। Assalamualaikum. Thank you very much, Dr. Mujib, for inviting us. और we must appreciate कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए। और आज का टॉपिक जो है वो जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, पाथवे टुवर्ड्स UK एंड आयरलैंड, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं आपको बगैर आपका ज़्यादा टाइम लिए हुए। थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूं कि मैं इस पे बात जब करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं इन सारे प्रोसेस से गुजरा हूं। तो पाकिस्तान में मैंने 2004 में ग्रेजुएशन किया, फिर 2005 में मैं हाउस जॉब कंप्लीट करके FCPS पार्ट 1 सर्जरी करके आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग देयर। जब मैं पाकिस्तान छोड़ा तो मैं इंटरमीडिएट मॉड्यूल सर्जरी और MRCS 1-2 करके मैं वहां से निकला। तो एक लंबी स्ट्रगल है पाकिस्तान में हमारी, और हमें अंदाजा हो गया था कि वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया तो हमें ये अंदाजा हो गया था कि क्या हमारी लैकिंग्स हैं और हमें क्यों बाहर जाना जरूरी है। बाहर आके फिर एज अ यूरोलॉजी डॉक्टर काम किया, फिर इमरजेंसी मेडिसिन की तरफ में गया एंड वी डिड MRCS, MRCP, MRChem, और आज मैं इमरजेंसी और एक्यूट मेडिसिन का कंसल्टेंट। 5000 डॉक्टर हमने UK में ट्रेन किए। तो और for last 10 years we have been guiding and teaching and training international medical graduates. तो ये छोटा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो जो भी लोग पाकिस्तान से, जो भी डॉक्टर UK आना चाहता है, वो उसके लिए बेसिकली मैंने जो डिवाइड किया है रूट, वो उसको 3 सिंपल रूट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिंपल रूट ये है कि आप प्लेब 1 प्लेब 2 करें और IELTS प्लेब 1 प्लेब 2 करके आप UK आ जाए। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट है जो सबको पता है, और बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा हर्डल आता है वो आपको, जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स को, जो मुझे आया था वो IELTS का आता है, जो OAT का आता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों को जैसे ही वो MBBS में एडमिट हो एंड एंट्री हो, दे शुड बी स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर इंग्लिश स्किल्स। उनको रोज आना 5 साल में समझता हूँ कि डॉन न्यूज है, इंग्लिश न्यूज है, BBC है, वो देखते रहेंगे तो उनको एक इंग्लिश को ओढ़ना पहनना आ जाएगा। तो जब वो, क्योंकि मेडिकली आई डोंट थिंक सो प्लेब 1 प्लेब 2 हमारे लोगों के लिए इतना मुश्किल है। 90-80% लोग जो है वो उनकी जिंदगी में IELTS इज अ हर्डल। तो अगर वो फोकस करें तो वो ड्यूरिंग देयर मेडिकल स्टडीज वो अपने करिकुलम पे फोकस करें, एटलीस्ट 1 आवर दे शुड स्पेंड ऑन इंग्लिश। फाइनल ईयर के लेवल पे आई थिंक जब जैसे ही आपका फाइनल ईयर फिनिश हो जाता है, दे आर नाउ रेडी टू टेक द प्लेब 1 एग्जाम। अब इंग्लिश उनकी हो चुकी है स्ट्रॉन्ग। If they go for OAT or IELTS and after final year if they focus on pleb 1, it is doable, it can be done. फिर I think for house job they should continue focusing on house job. उस दौरान there is always a chance to study, there is always a chance to read. मैं हमेशा हाउस जॉब में पढ़ता रहा और आपको रोजाना टाइम मिलता है, आप उस दौरान प्लेब 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फिर आप जैसे ही हाउस जॉब आपकी हो, यू आर नाउ रेडी टू फ्लाई, आप प्लेब 2 करें और आप पाकिस्तान से बाहर निकल सकते हैं।
इसमें आपको 2-3 इश्यूज आते हैं जो आपकी मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। एक तो मैंने कहा इंग्लिश का इशू आता है, जिसको आपने शुरू से फोकस करना है, क्योंकि लैंग्वेज आप ओवरनाइट नहीं सीख सकते, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और दूसरा आपको फाइनेंसिस का इशू आता है कि 4-5-6 लाख रुपए आपके अकाउंट में आप 4th ईयर फाइनल ईयर में आप डाल दें, और उस दौरान आप जब आपके पास ये अमाउंट मौजूद हो तो आपका वीजा प्रोसेसिंग, क्योंकि ये नॉन मेडिकल इश्यूज हैं जो बहुत सारे लोगों को रोक लेते सर ये हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने वीजा यहाँ से ये जरा काइंडली आसान बताइएगा, कि बहुत से ऐसे लोग हैं, ये मुझे भी बड़ी मुश्किल होती है समझने में, ये जरा काइंडली दोबारा बताइएगा वीजा प्रोसेसिंग। और ये वीजा प्रोसेसिंग यूके की बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, दे आर वेरी फेयर। इन लोगों का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। अगर वो किसी का वीजा रिफ्यूज करते हैं तो वो बहुत ही सॉलिड ग्राउंड्स पे ज्यादातर करते हैं। अमेरिका की तरह नहीं है कि किसी को रीजन नहीं दिया और रिफ्यूज किया। तो मेरा अपना वीजा भी रिफ्यूज हो गया था बिकॉज ऑफ माई एरर, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर को जब उन्होंने फोन किया तो वो आंसर नहीं कर सके। तो अब अगर मेरे पास अपने ही पैसे होते तो वो इशू नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जो द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू विल हैव फॉर द वीजा इज योर सोशल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अगर आप 5-6-7 लाख रुपए अपने अकाउंट में 3-4 महीने रख ले, दैट इज योर मनी, उसको आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके अकाउंट में 6 महीने से पड़ेगा। आपसे पूछा कब जाता है कि आपने ऑल ऑफ सडन ट्रांजेक्शन की, इंटरव्यू से पहले आपने 20 लाख रुपए कहीं से लिए, इंटरव्यू से पहले आपने 10 लाख रुपए किसी से लिए, उसको फिर क्वेश्चन किया जाता है कि ये आपका कौन है, इसने आपको क्यों दिया पैसा। देन देयर इज अ चांस। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपके अगर फाइनेंसेस इन प्लेस हैं, आपको जीएमसी का लेटर आया हुआ है, और अगर आपको कोई फ्रेंड फैमिली सर्कल में ऐसा बंदा है जो आपको वहां पे एक इन्विटेशन लेटर भेज देता है, जो कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ किया कि भाई ये मेरा स्टूडेंट है, ये आना चाहता है, तो देन देयर इज नो चांस दैट योर वीजा विल गेट रिफ्यूज। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इस पे भी कभी लॉन्ग डिबेट, पूरा एक टॉपिक किया जा सकता है कि आपको किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन प्लेस करना है और सारा चीज किस तरह से है। तो जो पहला रूट है प्लेब 1 प्लेब 2 वाला, ये तो बड़ा सिंपल रूट है। लेकिन वो डॉक्टर्स जो ऑलरेडी 4-5 साल काम कर चुके हैं पाकिस्तान में, अब वो 6-7 साल काम कर चुके हैं, अपनी स्पेशलिटी में काम कर चुके, तो उनके लिए 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये कि वो वापस से प्लेब 1 प्लेब 2 रूट्स पे जाए, विच इज एडवाइजेबल। ऐसा नहीं है कि आपका अगर कैरियर ब्रेक है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अभी रिसेंटली एक लड़की की हमने जॉब कराई, उसका 18 साल का गैप। तो यूके में यू कैन स्टिल गेट ऑन द लेडर इफ यू हैव पास एग्जाम एंड यू हैव अ वेरी गुड जस्टिफिकेशन कि आपने कैरियर प्रोग्रेशन क्या किया है, क्या नहीं किया, या लास्ट 3 इयर्स में आपने कितनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की है। तो वो जो बंच है जो 5-6 साल पाकिस्तान में रह चुका, एक तो ऑप्शन ये है कि वो प्लेब 1 करे और प्लेब 2 करे। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि अगर तो वो अपनी स्पेशलिटी में इतना माहिर है, सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 4 साल मेडिसिन में काम किया है, तो आई थिंक दे शुड बी एबल टू पास एमआरसीपी, तो वो मेंबरशिप रूट पे जा सकते हैं। तो दूसरा रूट है वो मेंबरशिप का रूट है, विच इज अ वेरी गुड एंड आई मीन काइंड ऑफ वेरी अट्रैक्टिव वे। तो आपने 4-5 साल पाकिस्तान में काम किया है, मेंबरशिप एग्जाम पास करने में आई डोंट थिंक सो यू नीड मोर देन 2 इयर्स। मैंने पोस्ट पब्लिश किया है अपने फॉरम्स पे कि हाउ टू डू एमआरसीपी इन 1 ईयर 2 इयर्स, तो आप कर सकते हैं। अगर आपने मेंबरशिप एग्जाम कर लिया, देन स्पेशली अगर आपने मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एग्जाम किया, देन यू प्रोबब्ली डोंट नीड टू डू आइल्स। आपको इंग्लिश एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है और आपको फोन पे बुला लिया जाएगा। यू कैन बी रिक्रूटेड डायरेक्टली ऑन अ फोन। आपका वीजा और सब कुछ जो है वो ट्रस्ट स्पॉन्सर करता है, हॉस्पिटल स्पॉन्सर करता है। ये आपके पास हो गए 2 रूट। तीसरा आपके पास जो रूट है, तो ये मिडिल लेवल पे है। एक इनिशियल लेवल पे मैंने बताया, एक मिडिल लेवल पे बताया, एक तीसरा रूट है, वो है आपका अपना पोस्ट क्वालिफिकेशन रूट। जैसे आई थिंक आसिफ अली शाह ने प्रॉब्ली किया कि अगर आप एफसीपीएस ट्रेनिंग है, आपने एफसीपीएस कर लिया है, ड्यूरिंग एफसीपीएस आपने आइदर एमआरसीपी या एमआरसीएस कर लिया है, तो आपके पास जीएमसी रजिस्ट्रेशन है। नाउ यू आर ऑलरेडी अ काइंड ऑफ सीनियर रजिस्ट्रार एंड प्रॉब्ली अ कंसल्टेंट इन योर ओन कंट्री। ऑफ कोर्स आपको आते साथ ही डायरेक्ट कंसल्टेंट यहाँ पे पोस्ट नहीं मिलती, क्योंकि आप, और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट हैज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यहाँ पे 6 महीने 1 साल काम करते हैं, अपना पेपर वर्क सबमिट करते हैं, अपने प्रीवियस पेपर वर्क के साथ उसको मैच करते हैं, एंड देन यू सबमिट एन एप्लीकेशन
through Article 14 and then you can directly come as a consultant. ऐसा रेडियोलॉजी में बहुत होता है, बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट जो हैं उनको हमने यहाँ पे रिक्रूट किया डायरेक्टली एज ए कंसल्टेंट। तो ये रूट भी मुमकिन है। बहुत सारे पेडिटिशियंस ऐसे हैं क्योंकि ये फील्ड बहुत शॉर्टेज है यहाँ पे, तो इनको डायरेक्टली कंसल्टेंट लिया जा सकता है। कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान की 2 डिग्रीज जो थी they were equivalent considered by the GMC. One was FCPS anesthesia, one was FCPS pediatrics. अभी pediatrics को उन्होंने हटा दिया है because of XYZ reason, लेकिन anesthesia is still a valid degree. So if you have done FCPS anesthesia in Pakistan, you don't need to do any exam. और anesthetists की यहाँ पे बहुत ज्यादा shortage है। इसकी अंदाजा आप इससे लगाएं कि अगर एक हॉस्पिटल में 14 मेडिकल इमरजेंसी कंसल्टेंट हैं तो 250 एनेस्थेटिस्ट उनको चाहिए। गाइस इन सेंट थॉमस हॉस्पिटल में 175 से ज्यादा एनेस्थेटिस्ट कंसल्टेंट है, लेकिन अगर आप इमरजेंसी देखें तो 14-15, क्योंकि सर्जरीज और ये सारी चीजें, तो इट इज अ ग्रेट स्कोप। ये मैंने आपको 3 लेवल जी तो ये मैंने आपको 3 लेवल पे एंट्री बताई यूके में। एट इनिशियल स्टेज आप कैसे एंटर हो सकते हैं फ्रेश ग्रेजुएट, मिडिल लेवल पे आइदर यू हैव प्लेब और एमआरसीपी, एंड थर्ड लेवल पे if you are a consultant, you are specialized in your own specialty, then you can come here. Again, you have to either do pleb, MRCP आपको करना है, या अगर आपकी GMC recognized है तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे और रूट भी हैं, MTI प्रोग्राम, और उस पर भी बात की जा सकती है। ये 3 रूट आपने समझ लिए। तीसरा आपका जो क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन मैंने आपकी लिस्ट देखी है, उसमें लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि सर्जरी का स्कोप यूके में क्या है, आप सर्जन कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यूके में सर्जन बना जा सकता है, और इसका भी एक रूट बड़ा सिंपल है। इसका रूट जो है वो 2 रूट्स है मेनली। 1 रूट तो वो है कि आपने आइल्स किया, प्लेब 1 प्लेब 2 किया, इधर आप आए, आपने फाउंडेशन ट्रेनिंग ली। फाउंडेशन ट्रेनिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट इन यूके, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसकी वजह ये नहीं कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, इसकी वजह ये है कि वो फाउंडेशन स्लॉट्स उन लोगों के लिए होती है जो यहाँ से ग्रेजुएट करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो हाउस जॉब लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान से सर्जरी एंड मेडिसिन की हाउस जॉब करके आए तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसको आप इसी तरह लें कि पाकिस्तान में हाउस जॉब लेना मुश्किल है, लेकिन एमओ आरएमओ जॉब लेना कंपैरेटिवली इजी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में एमओ आरएमओ लग जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यही पैटर्न है। तो आप वहां से हाउस जॉब करके यहाँ पे आए, आप FY2 लेवल की इक्विवेलेंट पोस्ट ले, फिर आप सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाए। कोर सर्जिकल ट्रेनिंग में आपको एडमिशन मिल जाता है। इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स इजी टू गेट इनटू इट। उसके लिए आप MRCS पार्ट 1 करें, देन यू शो योर कमिटमेंट कि यस यू आर कमिटेड, एंड देन यू गेट इट। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम आता है हायर सर्जिकल स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग में एंट्री का, एंड दैट्स अ वेरी लॉन्ग पाथ। उसमें आपको 7-8 साल लग सकता है। मेरा जो दोस्त मेरे साथ क्वालिफाई हुआ था वो नाउ 12, 13, 14 इयर्स वो अभी तक ट्रेनिंग कर रहा है। उसकी वजह ये है कि दे हैव एक्सटेंडेड दिस रूट सो मच कि उसमें आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान में से अगर कोई आना चाहता है तो उसके पास ये रूट है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज इट विल जस्ट बर्न यू आउट। आप बिल्कुल गिव अप कर जाएंगे कि यार ये मैं कहीं निकल नहीं रहा, आपका FRCS हो नहीं रहा, क्योंकि FRCS के लिए आपको 3 कंसल्टेंट साइन ऑफ करेंगे तो आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी ट्रिकी। आपको वो नहीं पास, मतलब जब तक आप उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम से ना निकले, यू कैन नॉट गेट थ्रू FRCS नाउ। तो मैं पाकिस्तान में अगर आपको बताऊं कि जी बताएं, आवाज आ रही है? जी सर, आसिम अली शाह के पास चलते हैं। जी सर, जी सर, आवाज आ रही है सर। क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, क्वेश्चन मुझे अभी और 1-2 रिसीव हुए हैं। मेरा एक अंदाजा ये है कि 1 घंटे से ज्यादा है कि जामे सेशन होगा, तो आप काइंडली पानी चाय का बंदोबस्त रिफ्रेशमेंट का साथ करके रखें। वी में क्रॉस 1 आवर एंड प्लस 30 मिनट्स या शायद 2 घंटे की, अगर हम आप लोग कोऑपरेट करेंगे और इस सेशंस के सारे सवालों के जवाब देंगे तो। डॉक्टर आसिम अली शाह आपके पास आते हैं। काइंडली जरा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कराइएगा कि आप किस प्रोसेस के, आप किस प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे आए हैं, और करंटली आप यहाँ पे या जैसे आपने आयरलैंड में काम किया, अभी आप यूके में काम कर रहे हैं,
तो जरा सारा अपना आप इंट्रोडक्शन, जैसे सर ने बताया कि सर कौन कौन से एग्जाम्स पास करके आए, ये सारा हमें बताइएगा। Thanks, Dr. Mujib. Thanks, Dr. Ishfaq ने काफी अच्छा सा elaborate किया for entry into UK. My more experience is concerned with the Ireland and Pakistani training. I graduated in 2009 and then started house job 2010. पहले मैंने 3 साल जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन की जिन्ना हॉस्पिटल कराची से, एंड देन आई एंटर्ड इन आयरलैंड थ्रू सीपीएसपी पाथवे 2014 में सीपीएसपी के थ्रू आयरिश ट्रेनिंग जो एचएससी हेल्थ सिस्टम एग्जीक्यूटिव आयरलैंड, तो वो अभी भी चल रहा है। काफी लोग उससे अवेयर हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है पाकिस्तान में। तो उसके थ्रू 2014 to 2016 देन आई डिड माय एमआरसीपीआई 2016, फिर पाकिस्तान आके एफसीपीएस कंप्लीट किया। देन मैं इंडिपेंडेंटली क्योंकि जनरल मेडिकल काउंसिल जो आयरलैंड की, आई एम सॉरी, आयरिश मेडिकल काउंसिल क्योंकि वो हो गई थी, तो आई बेक माई सेल्फ ऑन माई ओन रूट इन आयरलैंड एंड रिसेंटली हियर इन यूके एज अ कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट। इसको मैं ब्रेक कर दूं फॉर जो है ना आयरलैंड के लिए। डॉक्टर अशफाक ने यूके के लिए बता दिया, तो मैं थोड़ा सा फोकस आयरलैंड के लिए करूंगा कि काफी जो है ना हमारे जो है ना जूनियर्स जो हैं, मेरा पर्टिकुलरली कंसर्न ये जो फाइनल ईयर में है, जो इस वक्त हाउस जॉब कर रहे हैं, मेनली वो टारगेट है। आफ्टर दैट के कुछ ऐसे जो पाकिस्तान में हैं जिन्होंने कोई भी डिग्री नहीं की, ना वो एफसीपीएस पाथवे में ही, जो आफ्टर 2009 के जो ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन दे वांट टू कम आउटसाइड, जो इजी रूट है सबके लिए, इवन यूके से। जैसे काफी स्टूडेंट्स को पता है यूएस के जाने के लिए आपको स्टेप्स करने होंगे, विदाउट स्टेप्स यू डोंट एंटर AMC Australia and play or MRCP for UK। लेकिन एक इजी टारगेट, एक इजी अप्रोच जो आयरलैंड के लिए, ये समझे कि पाकिस्तान के लिए ना, मैं ये समझूं कि ये माले गनीमत है कि 2009 के बाद जो ग्रेजुएट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 के बाद जिसने एमबीबीएस किया है, उनके लिए आयरलैंड में आने के लिए कोई लाइसेंस एग्जाम नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको, जैसे आप दोबारा रिपीट कीजिएगा ये सुनने वालों के लिए। हाँ, जैसे मैं अगेन बताऊं कि यूके में आने के लिए आपको वर्चुअली जीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए प्लेब, एमआरसीपी, एमआरसीएस, ये पाथवे मस्ट हैं। लेकिन आयरलैंड के लिए अगर आपने हाउस जॉब कर ली है और आपके पास कोई डिग्री, कोई स्पेशलिस्ट एग्जाम, कोई लाइसेंस एग्जाम नहीं है, still you are allowed to enter in Ireland, और उसके बाद आप आयरलैंड में जॉब कर सकते हैं। Those who are graduated after 2009, जिसने जनवरी 2009 में अपनी हाउस जॉब स्टार्ट की है, मैं अगेन सिंपली कर दूं, तो उसके लिए ये है कि वो आयरलैंड में जनरल डिवीजन पे आ सकते हैं। आयरलैंड में आने से ये जो क्वेरी है पाकिस्तान में कि हमने एफसीपीएस मेडिसिन कर लिया तो क्या हम कैसे जाएंगे आयरलैंड, किसी ने एफसीपीएस गायनोकोलॉजी कर लिया तो वो ये समझेंगे कि हमें गायनी में जॉब नहीं मिल सकती या मिल सकती है। या तीसरा क्वेश्चन था एफसीपीएस यूरोलॉजी में। देखिए, मैं एफसीपीएस को साइड कर दूंगा। आयरलैंड में या यूके में जब भी आना हो, भले आपका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो जो फर्स्ट जॉब होती है वो आपकी एज अ, आप जूनियर लेवल पे काम करते हैं 3 से 6 मंथ, जैसे डॉक्टर अशफाक ने बता दिया। अगर कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट है पाकिस्तान में, तो आई गेस के हाउस जॉब 3 से 6 महीने इजी रहता है। लेकिन अगर कि आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपके एग्जाम्स भी पाकिस्तान से, जैसे मैं उसमें पर्टिकुलरली उनको कहूंगा कि फॉर सीवी पर्पस, फॉर इजीनेस, एमआरसीपी पार्ट 1, पार्ट 2, एमआरसीओजी एंड एमआरसीएस वो कर लें जब तक कि वो आयरलैंड के लिए आए। अब आयरलैंड आने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं कि हाउस जॉब जो चाहिए पाकिस्तान से, वो मिनिमम 3 मंथ्स जनरल मेडिसिन, 3 मंथ इन जनरल सर्जरी मस्ट हो। जैसे आपकी हाउस जॉब पूरी हो तो आप, अब तो पीएमसी है, तो पीएमसी से आपको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होता है जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप। वो जब आपको अवेलेबल हो, उसके बाद ये काफी डेटा अवेलेबल है, आप मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं। देन आप कुछ और उसमें आपको पासपोर्ट अवेलेबल हो, और ये चीजें अवेलेबल होने के बाद आप मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए एक एडिट प्रोसेस है, एक ECFMG अमेरिकन एक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की एक एजेंसी है जो आपकी MBBS और हाउस जॉब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स को वैलिडेट करेंगे।
लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप आयरलैंड में विदाउट एनी लाइसेंस एग्जाम आ सकते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस भी इजी है। आपको अपनी जो है ना इमीडिएटली आफ्टर हाउस जॉब आप उसको प्रोसेस को इनिशिएट करें। अब इसमें डिपेंड करता है कि कुछ लोग जो है ना कुछ डिफरेंट तरीके से जाते हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं और इजी तरीके से आने के लिए, जैसे आपने हाउस जॉब फिनिश की, आपने अपने जो भी हाउस जॉब सर्टिफिकेट्स हैं आपने पीएमसी भेज दिए। अब उसमें डिपेंड टू 1 to 2 months 1 to 3 months आपका जो वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आ जाएगा। देन आप अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं एमबीबीएस आपने डिग्री आप ले लें, आप वेट ना करें अपने कन्वोकेशन जो रेस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस हैं। देन इमीडिएटली आप जो है ना ECFMG, उसको एपिक भी कहते हैं, वो अकाउंट ऑनलाइन है। उसमें डिपेंड करता है कि आपको 1 to 2 months आपकी एमबीबीएस फिर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स जो है ना उससे वैलिडेट हो जाएंगे। आई थिंक $300 to $350 उसकी जो है ना उसमें पे करेंगे आप। वंस की आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट फिर ECFMG से आपकी जो डेटा वैलिडेट हो, देन यू कैन डू फॉर IELTS और OET। अगेन IELTS जो है फॉर आयरलैंड इज स्लाइटली लोअर, जैसे आपको कहूँ कि 7.5 बेंड फॉर यूके, 7 अगर ईच हो तो 7.5, लेकिन यहाँ पे जो आयरलैंड के लिए है कि 6.5 इन ईच, 7 इन जनरली। डॉक्टर अशफाक ने अच्छा कहा कि आप थ्रू आउट द अपने मेडिकल स्टूडेंट में अगर इंग्लिश से हैं तो आई होप कि यू कैन अचीव दिस टारगेट। अदरवाइज OET इज अगेन easy. You have to secure the B grade. I think somehow it is a costly compared to IELTS. Anyway, this is the time when you apply for a medical council account, you can do the IELTS. उसमें आपका टाइम इजी हो जाएगा, जो 3-4 महीने आपने जो है ना प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया। आयरिश मेडिकल काउंसिल का जो प्रोसेस है आपको 3 से 4 महीने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। वंस की आपका हो अकाउंट, उसके बाद आपकी जो मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन हो गई। थोड़ा सा ये लंबा है, किसी दिन करेंगे थ्रू द प्रोसेस फ्रॉम द हाउस जॉब, लेकिन मैं जस्ट इसको समराइज कर दूं कि आपकी मेडिकल काउंसिल बिल्कुल अभी समराइज करके ठीक है। हाँ, तो आइए, तो वंस के आपको आइल्स भी है, आपकी मेडिकल काउंसिल हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो जॉब्स होती हैं आयरलैंड में, जो मेजॉरिटी ऑफ द जॉब की इंडक्शन है वो जुलाई में होती है। जुलाई 7 to July 14 one has to start physically in the hospital in Ireland। लेकिन उसका जो प्रोसेस शुरू होता है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल से जो भी वेबसाइट थ्रू हॉस्पिटल सिस्टम वेबसाइट, एक वेबसाइट है hse.ie, देन काफी एजेंसीज हैं, मैं थोड़े से नाम भी ले लूं, ग्लोबल मेडिक्स, TTM, काफी फेसबुक पेजेस हैं। आई कैन हेल्प एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मे बी आई कैन गिव यू टू अटैच ऑन योर पेज एज वेल। वो फ्रीली, जैसे आपने कहा हेल्प वाली बात है, कल को जैसे आप माशाल्लाह, मैंने आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग टू चूज 2 people who are doing great and tremendous brilliant job। तो ये जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट कभी बात करेंगे तो हम आपको ही लेके आएंगे दोबारा, इसी पे दोबारा इन लोगों की रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें डॉक्टर मुजीब, तो जैसे इंडक्शन का मैंने बताया जुलाई में, तो जो प्रोसेस होता है कि आपका इंटरव्यू हो, आपकी CV आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी एजेंसी के थ्रू, वो काफी हॉस्पिटल्स में करते हैं, और आप अपने तरीके से भी वेबसाइट पे जाके उस हॉस्पिटल की ईमेल करेंगे जो भी रेस्पेक्टिव वहां पे जॉब्स ओपन होती है। तो अगेन आई से मेजॉरिटी जो इंडक्शन इज ऑलवेज गो थ्रू फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई, एंड जॉब स्टार्टिंग इन जुलाई। अदरवाइज जो सेकंड सेशन दैट स्टार्टेड इन जनवरी, लेकिन उसकी जॉब्स रिलेटिवली कम होती हैं कि आपकी जो है ना IMC तो हो गई आपकी नवंबर दिसंबर में, देन जनवरी में आपको आयरलैंड आना है, या जैसे कहें कि ड्रॉप आउट जॉब्स होती हैं, काफी जॉब्स होती हैं लेकिन मेजॉरिटी इन जुलाई में। तो जनवरी एक सेशन होता है आयरलैंड आने के लिए और जुलाई आने के लिए। तो आपकी IMC ऐसी होनी चाहिए कि आपको 1 साल का विंडो हो, अदरवाइज 1 साल का विंडो ना भी हो तो 6 months का विंडो हो, क्योंकि जो प्रोसेस आने में आफ्टर द इंटरव्यू टू आयरलैंड minimum takes 2 to 3 months. Minimum takes 2 to 3 months. So you have to have a valid IELTS or OET and your IMC. तो ये माइंड में कीप करना है कि जो सर्टिफिकेशन हो तो आपकी इस पीरियड में आए, लेकिन जनरली 6 months to 1 year. One should not take more than 6 months to 1 year. आप आयरलैंड में आ गए, आपको हाउस जॉब मिल गई,
और जो जैसे एक जो है ना किसी डॉक्टर ने कहा था कि वो गायनिकोलॉजी में है, तो डजंट मैटर कि आपने एमआरसीओजी नहीं किया, नो प्रॉब्लम। अगर कि आपकी एफसीपीएस गायनी है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट कि आपको दिस इज नॉट कि मैं डिसअपॉइंट करना चाहता हूं, लेकिन प्रेफरेबली ड्यू टू सिस्टम, हाउस ऑफिसर is easy for 3 to 6 months, then you can go for a registrar. It's just because of a system awareness. तो कोई आपको नहीं करना कोई भी स्पेशलिस्ट एग्जाम, if you do MRCOG 1 and 2, that's very good. Another candidate who was asking about urology in Ireland, compared to UK, Ireland is a small country. इसमें मैं urology को कोट करूंगा, but this is for all specialties, for gastroenterologist, for endocrine, for neurologist. It's slightly difficult. You can get the direct registrar job in urology, in gastroenterology, because the hospital number and the saturation. So you can get the general surgery. मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ जो कोलीग हैं, तो जनरल सर्जरी में आप आ सकते हैं if you wouldn't get any urology post. But within in Ireland, then you can go into your specialty. सेम सिस्टम में आपको थोड़ी सी सिस्टम में आना होगा। जी डॉक्टर आसिफ, मैं आपको और सर को भी गुजारिश करूंगा कि जो क्वेश्चंस का एक हमने लिस्ट बनाया है, ये 1 बाय 1 में कोट भी करूं तो मेरे ख्याल में वो फिर मैसेज जाता है कि अच्छा ये सवाल किसका जवाब है। ये क्वेश्चंस मैं आपसे खुद रीड करूंगा, फिर आई विल आस्क यू फॉर द आंसर। तो ये जो आपने जवाब दिया ये फिर दोबारा मैं आपसे पूछता हूँ। अभी हम चलते हैं डॉक्टर अशफाक के पास। सर ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि बहुत से मेडिकल स्टूडेंट आज, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेडिकल स्टूडेंट पूछ रहे हैं मुझसे कि सर हमें बताएं कि सेशन किस टाइम पे है। अभी फिर उन्होंने पूछा, तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे कि सर ये बताएं कि पाकिस्तान में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में दाखिल हुए, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, तो हम किस साल से पढ़ना शुरू करें, और पढ़ने का तरीकेकार या पैटर्न या कितने घंटे रोजाना, ये क्या होना चाहिए, इस पे जरा मेडिकल स्टूडेंट्स को गाइड कीजिएगा। अच्छा, इस पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैंने पोस्ट पब्लिश की थी पाकिस्तान मेडिकल कैरियर काउंसलिंग पे। मैंने अपना स्टडी पैटर्न डाला था उस पे। तो मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं ये कहता हूं कि आपको किसी एक एग्जाम पे फोकस ना करें कि मैं प्लेब के लिए पढ़ रहा हूं या मैं यूएसएमएलई के लिए पढ़ रहा हूं। आपने वो जो 5 साल है ना, वो आपकी जिंदगी के बेहतरीन 5 साल है, उसमें आपने 100% अपना देना है और एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। मेरी जो रूटीन थी, मैं सारी रात जागता था। मैंने कभी मेडिकल लाइफ में मैं एक रात भी सोया नहीं, बल्कि इवन हाउस जॉब में भी मैं रात को पढ़ता था, और मैं दिन को बहुत हद तक मेरी जॉब्स होती थी, लेकिन मैं फिर भी रात को कुछ अरसा पढ़ाई करता था। लेकिन ड्यूरिंग माई एमबीबीएस में एक रात भी नहीं सोया। तो इसकी वजह ये थी कि मैं सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ता था। और मैं लोगों को कहता हूँ कि मैंने सारी रिव्यू बुक्स पढ़ी हैं, चाहे वो एसेंस हो, फिरदौस हो, शर्जील हो, लेकिन दैट वाज नॉट द ओनली सोर्स। आपको अपनी जो रेफरेंस बुक्स हैं उस पर बहुत फोकस करना है, और आपकी स्टडी इतनी फोकस हो, इतनी ज्यादा हो कि आप दुनिया का कोई भी एग्जाम जो है वो आपके लिए पीस ऑफ केक बन जाता है। और वो हो जाता है ऐसा, क्योंकि अब हमने जो एग्जाम पास किए, तो मैंने तो यूएसएमएलई सिर्फ 2.5 महीने पढ़ा था विथ माई पीजीशिप, और मेरा स्कोर उस जमाने में 242 था, जो कि 99 परसेंटाइल था, 98 सॉरी। तो कहने का मतलब ये कि आपको फिर 2-2.5 साल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा, और आप शुरू से एग्जाम ये ना करें कि मैं प्लेब के लिए पढ़ रहा हूँ, यार ये तो एमएलई में पूछा जाता है, प्लेब में नहीं पूछा जाता। यू शुड बी फोकसिंग 100%। अब आपका जो स्केड्यूल क्या होना चाहिए, आपको एटलीस्ट 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना है आउटसाइड योर यूनिवर्सिटी टाइम। इट रियली डजंट मैटर कि आप कब पढ़ते हैं। आप यूनिवर्सिटी से आके 1 घंटा सो जाए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज 1-2 बजे ऑफ हो जाती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारी 5 बजे ऑफ होती थी, 4:30 बजे ऑफ होती थी, और हम घर पहुंचते पहुंचते 5-5:30 बज जाते थे। तो मैं उस वक्त इतना ड्रेन होता था, मैं सो जाता था, नमाज वगैरह पढ़ी, इसके बाद में सो जाता था। 11 बजे मैं उठता था, और 11 से लेके सुबह तक मैं पढ़ता था। अगर आपको रात नहीं जागनी, तो आप घर आके 1-1.5 घंटा सो जाए, ईशा मगरिब पढ़ के, जो भी आपकी रूटीन है, आप 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक रोज पढ़े, अनइंटरप्टेड पढ़े, डेडिकेशन के साथ पढ़े। और उसमें आपने जो है वो कोई भी अपने आप को ना फोन पे लगना है, ना किसी और जगह लगना है।
ये अगर आपका पैटर्न है तो आप यकीन करें कि सारी दुनिया के एग्जाम आपके सामने 2 महीने से ज्यादा की मार नहीं है, 2.5 महीने तो मोर देन इनफ, आप कोई भी एग्जाम पास कर लेंगे। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप 5 से 6 घंटे पढ़ें, इररिस्पेक्टिव कि आपकी क्या रूटीन है, दिन है, रात है, और थ्रू आउट आपने अपने आप को इंग्लिश के साथ कंटिन्यूसली अपने आप को अटैच रखना है, ताकि आप आपस में फ्रेंड सर्कल भी हमारा वही हम बनाते हैं जो कंफर्टेबल हम होते हैं, कि जो उर्दू बोलते हैं, जो आपकी सिंधी बोलते हैं, तो उनसे आप वही लैंग्वेज बहुत सारे ऐसे सिंधी डॉक्टर हैं जो इतने जबरदस्त सर्जन है, मैंने खुद उनके साथ काम किया कि वो 16-16, 17-17 ऑपरेशन करते थे, लेकिन कभी एक कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी। वो बेचारे बाहर उनको जाना था पढ़ाई के लिए, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश की वजह से फंस जाते थे। तो कोशिश ये करें कि आप अपना पैटर्न ये बनाएं। एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार उसमें किसी ने लिखा कि मैं ये बताना चाह रहा था कि दूसरा रूट सर्जरी का क्या है, वो किसी और ने पूछा है। तो वो सर्जरी का और वो कार्डियोलॉजी के लिए सेम है। से फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि यार मैंने यूके में सर्जन बनना है या कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, कैन इट बी पॉसिबल? इट इज पॉसिबल एंड इट्स वेरी मच डूएबल अगर आप सेंसिबली प्लान करें। पहला रूट तो मैंने बता दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड रूट जो है वो कंपैरेटिवली इजी है और सेफ है। उसमें यह है कि जैसे मैंने एफसीपीएस ट्रेनिंग शुरू की, मैं वहीं रुक जाता पाकिस्तान में, और बाय द एज ऑफ 28-29 मेरा एफसीपीएस हो जाता। तो मेरा एक बार एफसीपीएस आपने कर लिया, चाहे वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में किया, कार्डियोलॉजी में किया, और इंटरवेंशनल जो भी प्रोसीजर है, आपने एफसीपीएस पाकिस्तान में कर लिया, यू मेड योरसेल्फ एलिजिबल एज अ कंसल्टेंट इन बैक होम कंट्री, यू आर सेफ नाउ। आपने एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कर ली है, अब आपसे कोई दुनिया की ताकत ये टाइटल छीन नहीं सकती। बट नाउ यू वांट टू गो आउट। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि जो पाकिस्तान में एफसीपीएस करता है उसको पाकिस्तान में कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको पाकिस्तान में नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि एफसीपीएस के बाद आप कंसल्टेंट नहीं बनते पाकिस्तान में, यू बिकम अ रजिस्ट्रार, इजंट इट? आप अगर आप लियाकत नेशनल, आगा खान या बड़े हॉस्पिटल में जाएं, वो 30-30 साल से वही कंसल्टेंट है, तो आपके पास स्पेस नहीं है, यू डोंट बिकम अ कंसल्टेंट, तो यू बिकम अ रजिस्ट्रार, एसआर या एपी या जो भी आप कह ले, एक लंबे अरसे तक आप काम कर, या आप प्राइवेट में एक्सप्लॉइट होते। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप एफसीपीएस कर रहे हैं उसी दौरान आप अपना एमआरसीएस कर लें, विच इज इजी। एमआरसीएस इज द इजीएस्ट मेंबरशिप एग्जाम, और जो एफसीपीएस कर सकता है वो एमआरसीएस तो नींद में भी कर सकता है, वो इतना आसान उसके लिए। तो आपने जब एफसीपीएस किया, आपने एमआरसीएस कर लिया, नाउ यू शुड नॉट स्टे इन पाकिस्तान, आप क्वालिफाइड सर्जन है, यू शुड लीव फॉर यूके। अब आप यूके में जब आते हैं तो आप ट्रेनिंग पोस्ट के लिए फाइट नहीं कर रहे, तो आपका कंपटीशन किसी से है ही नहीं। You just want a clinical fellow post, which is a non-training post, and which is a very good post. आप जो है वो ट्रेनिंग तो कर चुके हैं, तो दूसरी ट्रेनिंग का क्या फायदा? To be a surgeon, you just need one national standard training program, and alhamdulillah पाकिस्तान का जो एफसीपीएस ट्रेनिंग प्रोग्राम है is a widely recommended, उसको एक्नॉलेज किया जाता है। तो अब आपने ट्रेनिंग पाकिस्तान में कर ली, यूके में यू आर नॉट फाइटिंग फॉर ट्रेनिंग पोस्ट। अगर आप एफसीपीएस है, एमआरसीएस है, यू कैन गेट अ क्लिनिकल फेलो पोस्ट इजीली इन योर ओन स्पेशलिटी। आप चाहते कि मैंने ऑर्थो में काम करना है, मुझे कार्डियोथोरेसिक में काम करना है, इट्स फाइन। आपने पाकिस्तान में कार्डियोथोरेसिक ट्रेनिंग की या आपने पाकिस्तान में ऑर्थोपेडिक की ट्रेनिंग की, अब आप यूके आ जाए, और यूके में देयर इज अ ह्यूज वर्कलोड, यू ऑलवेज गेट अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। अगर आप उनको थोड़ा सा शो कर दें कि यू आर सेफ डॉक्टर, देन यू गेट अ लॉट्स ऑफ, लाइक आपको बहुत काम मिलेगा। आपने 2-3 साल यहाँ पे ये काम किया, आपका पासपोर्ट भी इधर हो गया, आपने पीछे ट्रेनिंग अपनी की हुई है, एफसीपीएस एमआरसीएस हुआ हुआ है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी एफआरसीएस एप्लीकेशन पाकिस्तान से साइन करा के आए, ताकि जब आप इधर आए तो आपको किसी कंसल्टेंट को आपको बैग ना करना पड़े। तो आप यहाँ पे आए हैं, आपको ना ट्रेनिंग चाहिए ना एप्लीकेशन चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए जो आप 1-2 साल काम करते रहेंगे, वो आपको पासपोर्ट में चेंज हो जाएगी, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आप उसी जॉब पे बैठ के एफआरसीएस करें। अब आपके पास 2-3 साल के बाद ये ऑप्शन होगा, आपने एफसीपीएस कर लिया, एमआरसीएस कर लिया, एफआरसीएस कर लिया, इसी दौरान जब आप यूके में काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप किसी मास्टर्स प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो जाए, एमएससी, you know whatever you like, MSc मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, MSc ऑर्थोपेडिक्स, MSc यूरोलॉजी, जो कि 2 साल का होता है। तो आप जरा इमेजिन करें कि आप फाइट नहीं कर रहे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि यार मैं रिक्रूट होऊंगा या नहीं।
क्योंकि यू आर नॉट इन दैट बंच नाउ, यू ऑलरेडी डन ट्रेनिंग। अब आप क्या कर रहे हैं, उस 2-3 साल जब आप यूके में, तो आप एमएससी कार्डियोलॉजी कर रहे हैं, सेम रूट कार्डियोलॉजिस्ट के लिए आपने एफसीपीएस कार्डियोलॉजी पाकिस्तान से किया, डू नॉट स्टे इन पाकिस्तान, यू कम टू यूके बेस्ड ऑन एमआरसीपी, यू टेक अ क्लिनिकल फेलो पोस्ट, आप यहाँ पे आराम से 3-4 साल काम करें, आपका एमआरसीपी एफआरसीपी में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसके बाद आप एफआरसीपी हैं, आप एमआरसीपी हैं, और इसी वक्त आप यहाँ पे एमएससी कार्डियोलॉजी में या किसी प्रोग्राम में ज्वाइन कर लें, तो आपको यूके का एक्सपोजर भी हो गया, आपके पास एफआरसीपी भी है, कार्डियोलॉजी पाकिस्तान का, नाउ यू आर अ कार्डियोलॉजिस्ट। अब यूके में कंसल्टेंट बनने के लिए आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पेपर वर्क सबमिट करना पड़ेगा आउटसाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें आपकी सीपीएसपी की लॉगबुक है, इसमें आपका यूके का एक्सपीरियंस है, वो सब मिला के अगर आप सबमिट करेंगे देन यू कैन गेट अ कंसल्टेंट पोस्ट। अच्छा, अगर आपको कंसल्टेंट पोस्ट नहीं भी मिलती तो पाकिस्तान में तो आप कंसल्टेंट हैं, मिडल ईस्ट में तो आप कंसल्टेंट हैं, तो आप यूके को अपना 3-4 साल का एक्सपोजर लें, फिर आप अगर पाकिस्तान में आएंगे तो आपकी वर्थ ज्यादा होगी कंपेयर टू एक सिंपल एफसीपीएस, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आपके पास पासपोर्ट होगा, आपकी फैमिली के पास फ्रीडम होगी, लिबर्टी होगी कि वो घूम सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो ये सेकंड रूट जो है सर्जरी का और इंटरवेंशनल का, दिस इज द बेस्ट रूट फॉर पाकिस्तानी डॉक्टर्स, कि यू क्वालिफाई एज अ कंसल्टेंट बैक होम एंड देन यू डोंट स्टे देयर, instead of getting being exploited by private sector, you move to UK, यूके में 4-5 साल गुजारे। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, वो ये है कि आपने एफसीपीएस पाकिस्तान से किया, इधर आके आपने एमआरसीएस और 3-4 साल काम किया, यहां से आप फेलोशिप के लिए अमेरिका जा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फेलोशिप इज एंट्री इजी इन अमेरिका कंपेयर टू रेजिडेंसी एंट्री। अगर आप यूके में काम कर रहे हैं, आपने एफसीपीएस किया हुआ है, एमआरसीएस किया हुआ है, अब आपने फेलोशिप के लिए जाना है, तो जब आप यूके में हैं तो आपने 1 साल में आप यूएसएमएलई कर सकते हैं, उसमें आपको स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन अ 75% स्कोर विल गेट यू ईसीएफएमजी रजिस्ट्रेशन, और आपने यूके से अपने आप को अमेरिका में ट्रांजिशन कर ली। अगर आपने प्रॉपर प्लान किया तो 28 पे आप एफसीपीएस हुए, 33 तक आपने यूके में सॉर्ट आउट किया सब कुछ, एंड देन यू मूव टू अमेरिका फॉर फेलोशिप। आप इमेजिन करेंगे 35 तक आपके पास क्या क्रेडेंशियल्स हो जाए, तो आई थिंक दिस इज अ बेटर रूट। सो आई होप दिस आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। डॉक्टर आसिफ अली शाह, राबिया सत्तार ने पूछा है कि ये जो कहती हैं कि मैंने 6 माह जो है मेडिसिन में हाउस जॉब किया है, 6 माह सर्जरी में गायनी में हाउस जॉब किया है, क्या ये एग्जाम्पशन है, प्रेस एग्जाम्पशन? इसमें मैं थोड़ा सा इसको कर लूं कि प्रेस जो भी एग्जाम लाइक अ प्ले, उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दें कि आई होप कि वो 2008 से पहले की ग्रेजुएट हैं, आई डोंट नो, और 2008 के बाद की ग्रेजुएट। जैसे आई ऑलरेडी सेड कि देयर इज नो नीड फॉर एनी लाइसेंस एग्जाम टू एंटर इन आयरलैंड। वंस यू आर इन आयरलैंड, then you can start for a training program through a PRACE system. PRACE is a PRACE 1, PRACE 2 and PRACE 3. PRACE 1 एक basically जो है ना डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट, PRACE 2 एक रिटन, एंड PRACE 3 जो है ना वो वाइवा उसकी सिस्टम होता है। PRACE 2 में कुछ आजकल उन्होंने आफ्टर 2016 एग्जेम्पशन दी थी कि 1 is a प्लेब 1 UK, वो भी एग्जेम्प्ट होंगे, स्टेप्स एंड AMC। जैसे मैंने कहा कि 3 months इन मेडिसिन एंड 3 months इन सर्जरी, जो हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये मैं पर्टिकुलरली जो भी इस वक्त हाउस जॉब कर रहे हैं या जिन्होंने रिसेंटली हाउस जॉब किया हुआ है, तो काइंडली जो आपकी रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं कि उसमें आप उनको पर्टिकुलरली कहें। जैसे किसी ने 6 महीने पीडियाट्रिक हाउस जॉब कर ली, पहले ज़माने में तो ऐसे था, लेकिन 3 महीने उसमें डेट्स लिखी हैं कि 3 months इन मेडिसिन एंड 3 months इन अलाइड मेडिकल स्पेशलिटीज। फॉर एग्जांपल 3 months इन मेडिसिन, 3 months इन इमरजेंसी मेडिसिन, 3 months इन सर्जरी एंड 3 months इन एनेस्थीसिया। तो आई थिंक ये ब्रेकडाउन इज इजी। I'm not exactly going to say about 6 months in gynecology will be acceptable to the IMC. लेकिन इसमें रिलैक्सेशंस जो हैं वो इमरजेंसी मेडिसिन और एनेस्थेसिया को है, क्योंकि इसकी जैसे डॉक्टर अशफाक ने कहा, यूके विथ आयरलैंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन इमरजेंसी मेडिसिन एंड एनेस्थीसिया। तो जब ये ब्रेकडाउन होगा, इसमें 2 चीजें और भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी हाउस जॉब जो इंटर्नशिप है
जो भी रोटेशन है शुड नॉट लेस देन 2 मंथ एंड नॉट मोर देन 4 मंथ्स। अगेन ये दो चीजें रिलैक्स्ड हैं फॉर इमरजेंसी एंड एनेस्थीसिया। तो 3 मंथ्स मेडिसिन 3 मंथ सर्जरी इज मस्ट। ये लाइसेंस के लिए है आपकी मेडिकल काउंसिल, लेकिन आपको जो ट्रेनिंग पाथवे है जिसको हम प्रेस पे बेस्ड करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वंस के कोई भी आयरिश सिस्टम में है देन आप प्रेस 1 करें, प्रेस 2, प्रेस 3, then you go in a training pathway. Without praise, one cannot go in a proper Irish training system. However, like me, मैंने कोई training pathway नहीं किया, लेकिन because I was a FCPS, MRCP, so I did my own years. उस पे बेस पे आप जैसे डॉक्टर अशफाक ने कहा कि हम कहते हैं उसको अल्टरनेट पाथवे कि आपने 4 साल गायनोकोलॉजी कर ली, 4 साल आपने पीडियाट्रिक रजिस्ट्रार जॉब कर ली, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, देन आप वो सारी डेटा सबमिट करेंगे रेस्पेक्टिव रॉयल कॉलेज, देन वो आपको इक्विवेलेंस देते हैं एज अ कंसल्टेंट। तो मैं अगेन सिंप्लीफाई कर लूं फॉर आयरलैंड, पहले तो आप आयरिश सिस्टम में आई एंड देन देयर इज सो मेनी चांसेस कि आप आयरलैंड से यूके जा सकते हैं, आयरलैंड से अगेन आप यूएस एंड कनाडा, बिकॉज आपको थोड़ी सी लेवरेज मिल जाती है। एक तो आपके सिस्टम अच्छा होता है, आपकी इंग्लिश, आप सिस्टम में आपके पास पैसे होते हैं कि आप ज्यादा एग्जाम दे सकें, and you can do a study. Lots of my friends who came from Pakistan to Ireland and they are now in a US training system. आपको मैच के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ये उनके लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में स्टक हैं and they don't have alternative. So everything is possible कि आप आयरलैंड में आए, जॉब लिमिटेड है लेकिन one can get the job through a proper CV. डॉक्टर आसिफ, सऊदी अरब से डॉक्टर मिशारब हैं शेख, उन्होंने पूछा है कि सऊदी अरब में मैं अभी हूँ और मैंने FCPS से पीट सर्जरी की है मैंने, तो मैं वहाँ पे जॉब करूँ, मेरे लिए आयरलैंड का जो तरीक़ेकार होगा वो क्या होगा? इफ आई वांट टू कम टू आयरलैंड, FCPS पीट सर्जरी। इसमें मैं इसको डिफाइन कर लूं कि FCPS को इस तरह से नहीं लिया जाए कि FCPS आपकी हेल्प करेगी थ्रू मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन में। FCPS डिग्री हैज नो रिलेवेंस। यस, FCPS इन द इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन इज हेल्पिंग टू हैव अ जॉब सिक्योर इन आइदर पीडियाट्रिक सर्जरी एज अ हाउस ऑफिसर और अ रजिस्ट्रार लेवल। यू कैन हैव अ गुड सैलरी कंपेयर टू योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन आपको जो मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन का पाथवे है वो एक ही पाथवे है जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि बेस्ड ऑन दिस और कोई उसकी में थोड़ी जनरल मेडिकल काउंसिल की डॉक्टर अशफाक साहब आपसे मैडम है, एक गायनोकोलॉजिस्ट है, उन्होंने पूछा है कि मैंने FCPS से गायनी किया है 2011 में और फिर MRCOG 1 मेरा एग्जाम्प्टेड था, तो उसके बाद फिर मैंने 8 साल IVF में काम किया है। मैं पाकिस्तान से बाहर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ, मेरे लिए क्या चांस होगा यूके में आना या वहाँ पे काम ढूंढना? अगेन उनके लिए सेम ही रूट एप्लीकेशन होगी कि वो MRCOG 2 कंप्लीट करे और GMC रजिस्ट्रेशन ले। शी विल बी टेकन हियर डेफिनेटली, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन गायनी और अगेन वेरी हाई प्रेशर जॉब है, तो यहाँ पे आपको वही रूट है, सिंपल रूट, आप इसको अप्लाई करें। FCPS के साथ अगर आपकी मेंबरशिप है रॉयल कॉलेज की देन यू आर इजीली यू कैन कम हियर। सेम गोज विद दिस गाय हु जिन्होंने पूछा कि मेरा FCPS सर्जरी है, मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ, तो आज अगर वो MRCS शुरू करे तो आई थिंक 6 महीने में 1 साल में वो MRCS कर लेंगे और जब MRCS वो कर लेंगे तो वो यहाँ पे आ जाए एंड देन ही कैन वर्क हियर एज अ स्टाफ ग्रेड स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार और फिर वो अपना पेपर वर्क वगैरह सबमिट करके इन 2-3 years टाइम ही कैन बी अ कंसल्टेंट। तो ये बहुत सारे लोगों ने इमरजेंसी मेडिसिन का भी पूछा है, मैंने कहा पता नहीं आप लोगों ने इसको प्लान में रखा है या नहीं। मैंने वो अभी यही पूछ रहा था आपसे, एक इरशाद अहमद तूरी साहब है, रशियन ग्रेजुएट है, इन्होंने यही पूछा कि सर से पूछ के दें कि जो इमरजेंसी मेडिसिन सर ने एक पाथवे ढूंढा है तो ये हमें गाइड करें कि हम इसको कैसे चूज करें। तो इमरजेंसी मेडिसिन का मैं कहूंगा कि आपके लिए जो बेस्ट रूट है उसके लिए एक तो ये कि आप अगेन प्लेब का रूट है, अगर आप यंग फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज्यादा टाइम अपना जाया ना करें, तो आप पाकिस्तान से निकलने के लिए वही प्लेब वाला रूट है जो है। लेकिन किसी सूरत आप पाकिस्तान से नहीं निकल सकते, से फॉर एग्जांपल शादी हो रही है या पेरेंट्स हैं या फैमिली इश्यूज हैं, XYZ है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आप पाकिस्तान से नहीं निकल सकते,
तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी अच्छे यूनिट में, आपको एफसीपीएस पार्ट 1 की भी जरूरत नहीं है, आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, टर्शरी केयर सेटअप में एज एन एमओ आरएमओ जॉब ले लें, और वहां से बैठ के आप एमआरसीईएम, एमआरकेम, जो कि एफआरकेम प्राइमरी इंटरमीडिएट, और जो एमआरसीएम ऑस्की का जो एग्जाम है उसको आप दें, और आप अपना टाइमलाइन 2 इयर्स का रखें कि 2 इयर्स के अंदर आपने ये 3 पार्ट्स करने हैं। आप अपनी फ्लेक्सिबल जॉब के साथ पाकिस्तान में ये काम करें। जिस दिन आपका एमआरकेम हो जाएगा, आप यूके में आ सकते हैं इवन विदाउट आइल्स, और यू विल गेट जॉब स्ट्रेट अवे, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डेफिशिएंसी हियर, आपको इतनी ज्यादा डिमांड है, तो यू विल बी टेकन अप, और जीएमसी रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है। रिसेंटली मैंने पोस्ट भी डाली थी अपनी पीएमसीसी पे, वीडियो पे, कि हमने कुछ डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट की विदाउट आइल्स, दे हैड एमआरकेम। तो एमआरकेम इज अ वेरी वेरी काइंड ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम बट इट इज डुएबल। उसके लिए हम इंशाल्लाह एक प्लान ला रहे हैं, कोविड की वजह से वो डिले हुआ, एमआरकेम टीचिंग प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, विच विल बी वेरी लाइक विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह वी विल लॉन्च इट। तो जिससे ये होगा कि जो जहां पे है वो वहीं पे काम करता रहे, उसको एमआरकेम हम 2 इयर्स में पढ़ाएंगे और कराएंगे फ्रॉम डिस्टेंट लर्निंग थ्रू यूके, एंड देन दे कैन एक्चुअली वर्क एज ए, यू नो, फिर उस एमआरकेम की बेस पे जब वो यूके आते हैं, then they can apply for ST4 training program, or they can go to ST3, and from there they can become a consultant. So these are 2 ways, pleb route और MRChem route. अगर आप इसको नट शेल में डालें तो आपके पास बेसिकली 2 लेवल पे एंट्री है। या तो आप प्लेब करके आ जाएं, या फिर आप 2-3 साल जब उधर रुक रहे तो आप मेंबरशिप एग्जाम करके यू कैन एक्चुअली कम हियर। मेंबरशिप में मैं रिकमेंड करूंगा कि एमआरकेम इज ऑन द टॉप नाउ, क्योंकि और एमआरसीपी की भी वर्थ है। एमआरसीएस इज अ गुड एग्जाम बट यू नीड टू हैव एन एफसीपीएस एज वेल, क्योंकि सिर्फ एमआरसीएस से आपका ये कि यहाँ पे आप फिर स्टक हो जाएंगे बीच में, लॉन्ग रूट, एंड विद एमआरसीएस ओनली आपका पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं होगा। तो बेहतर ये कि आप एफसीपीएस करके फिर आए। तो दैट वाज ऑल आई थिंक अबाउट योर क्वेश्चन अबाउट इमरजेंसी मेडिसिन। Any other questions? I can't hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी जी। डॉक्टर आसिफ अली शाह, आपसे सवाल है। सलीम मरवत हैं, उन्होंने पूछा है कि अगर यूके में हाउस जॉब लेनी हो, हाउस जॉब की ट्रेनिंग लेनी हो, तो उसके लिए भी क्या हमें आइल्स और ओईटी करना लाजमी होगा? देखिए, जो पाकिस्तान से आपने इंटर्नशिप, मस्ट यू हैव टू हैव अ हाउस जॉब, जिसको हम पाकिस्तान में हाउस जॉब कहते हैं, यहाँ उसको इंटर्नशिप कहते हैं आयरलैंड में, एंड फाउंडेशन 1 F1 FY1 FY2 इन यूके। अगेन डॉक्टर अशफाक ने बता दिया था, अगर कि वो दोबारा से सुनी, you have to have completed your house job in Pakistan, then you can go to the plebe and IELTS. For GMC, if GMC do not accept anything without any English criteria, you have IELTS, you have OET. There is another pathway. जैसे मैंने जो है ना, लकीली ना IELTS किया है ना OET किया हुआ है, कि बिकॉज कि आप 2 साल किसी इंग्लिश कंट्री में अगर आप वर्क करते हैं, लाइक आई डिड इन आयरलैंड, so I'm exempt from any English language exam. So most of the Pakistanis are not falling on this case. So English is must, and then do the house job in Pakistan, and either go through the plebe or MRCP. Now I'm a MRCP and FCPS from the Pakistan. So just to elaborate, now compared to those candidates who are in the final year or in a house job, उनको मैं टारगेट करना चाहता हूं कि they should immediately come out from the Pakistan, either in UK or Ireland, and the best time for them to go through a structured training is more easy than those are in 30 to 35 years, जिसने पाकिस्तान में FCPS भी कर लिया हुआ है, या किसी भी रीजन से जिन्होंने FCPS नहीं किया लेकिन 5 साल 10 साल से पाकिस्तान में हैं, या इवन के काफी लोग सऊदीया भी चले जाते हैं। तो उनके लिए बैक इन अ ट्रेनिंग सिस्टम स्लाइटली डिफिकल्ट एज वाइज, अगेन गोइंग बैक टू द हाउस जॉब लेवल। जैसे कि एक पाकिस्तान में कोई FCPS कंसल्टेंट है, नाउ FCPS कंसल्टेंट इन पाकिस्तान शुड नॉट
be in a good position as a house officer in Ireland. इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। तो वापस जो सिस्टम में जाएंगे तो उसकी जो है ना उतनी थोड़ी सी जो है ना टफ सिस्टम होता है। तो क्योंकि सिस्टम जो से आयरलैंड का सिस्टम है, आपको इंटर्नशिप 2 years एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग सिस्टम जिसको BST कहते हैं, बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग as a house officer with MRCP, and 4 to 5 year higher specialist. So nearly 8 to 9 years required to become a consultant in Ireland, and same for a medicine 8 to 10 years required to be a consultant in UK. So keep in mind कि आप अगर late 30s में आएंगे and you are going to through this 8-year system is slightly difficult. So target between 25-year age, then 30 to 35. You can be a registrar, you can be a fellow, and then you can submit your documents. So ये थोड़ा सा target हो गया age और years of the degrees in Pakistan. डॉक्टर अशफाक साहब, एक बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया है। एक मैडम है, उन्होंने कहा है कि जरा थोड़ा सा समझिएगा भी। उन्होंने वैसे 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, मगर मैं उनको कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ कि हाय सर, आई हैव डन माय MBBS, आई एम मैरिड टू अ डेंटिस्ट एंड हैव अ किड, so please answer my questions based on my scenario. My questions are as follows. Sir, I have done my house job, I want to pursue surgery. What route will be better for me, FCPS or PLE? शादीशुदा है, डेंटिस्ट से शादी है, एक बच्चा है, वो अगर यूके में सर्जरी को परसू करना चाहती हैं तो वो अभी प्लेब से आए या FCPS से आए। एक क्वेश्चन ये है। दूसरे क्वेश्चन भी पढ़ूं या फिर अभी इसका जवाब देंगे आप? आई थिंक मैं इसका आंसर पहले कर चुका हूं कि अगर तो आप FCPS सर्जरी कर लेते हैं तो आप एक कमिटमेंट आपने शो कर दी ना, और वो 4 साल में हो जाता है। यूके में तो फिर 10-12 साल लगते हैं। तो आप पहले एक शो कर दे कमिटमेंट। और पाकिस्तान में सर्जिकल ट्रेनिंग बहुत आसान है कंपेयर टू यूके। तो अगर आप पाकिस्तान में सर्जन नहीं बन सकते तो फिर बरतानिया में तो बन ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जिसने भी सर्जन बनना है वो पाकिस्तान में 28, 29, 30 तक अगर वो बन जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज यूके में तो फिर वो एक इतने लंबे प्रोसेस में जाएगा कि वो जिंदगी भर उससे निकल नहीं सकता। सर, इसकी क्या लॉजिक है? उसकी लॉजिक जरा ये मुझे भी कभी नहीं समझ आती। बहुत से लोग कहते हैं बहुत लंबा प्रोसीजर है, क्यों ऐसा लंबा प्रोसीजर है? में बेसिकली होता ये कि जो यूके का सिस्टम है उसमें आपके पास जाहिर सी बात है उनके पास अपनी दुनिया के सारे ग्रेजुएट्स हैं, और आपको अंडरस्टैंड करना है कि लोग सर्जरी को इस तरह लेते हैं कि जैसे वो कोई बहुत बड़े माए बाप हैं या गॉड्स हैं। तो एक कंपटीशन उसमें इसलिए हो जाता है कि हर कोई समझता है कि यार सर्जन ही जो है वो क्योंकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि यार सर्जन डैशिंग, ये तो वो उस तरफ ही ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ये ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, यूके में चेंज हो रहा है। पाकिस्तान देखें, आई हैड अ मेडिकल माइंड, लेकिन मैंने सर्जरी में FCPS किया, क्योंकि लोग ये इंप्रेशन देते हैं कि सर्जरी ही वे फॉरवर्ड है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। इस वक्त ये हालात हैं कि जो मेडिकल स्पेशलिटीज के लोग हैं दे आर वेरी मच कंफर्टेबल, उनकी जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है एंड दे हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। अब देखिए GPs में इतना बड़ा स्कोप हो गया यूके में। एवरीवन फ्रॉम पाकिस्तान इस वक्त जिसने भी GP ट्रेनिंग में अप्लाई किया सबका ही एवरीवन गॉट द एडमिशन इन GP ट्रेनिंग। तो मैं समझता हूँ कि सर्जरी की फील्ड जो है वो एक तो हाईली कम्पिटिटिव इसलिए भी है कि चाइना, मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान से या इनके अपने ग्रेजुएट्स हैं, उनमें भी कंपटीशन होता है। आपको हैरत ये मैंने पूछना था कि ये लॉन्ग जैसे सर्जरी की FCPS की ट्रेनिंग वैसे 4 साल होती है, सब स्पेशलिटी की 5 साल है, तो क्या यूके में ये ट्रेनिंग कोई 10-15 साल ऐसे ज्यादा तो नहीं है? मुश्किल लेना मुश्किल है या ईयर्स भी ज्यादा है? यूके में बेसिकली आपको ये समझना है कोर सर्जिकल ट्रेनिंग होती है CT 1-2 लेवल पे, आपको 2 साल आप करते हैं कोर ट्रेनिंग। इसमें आप वो बेसिकली SHO लेवल जॉब होती है, उसमें आपने MRCS पास करना है। यू कांट गो टू ST3 ट्रेनिंग विदाउट। तो 2 ईयर फाउंडेशन के हो गए, 2 ईयर कोर ट्रेनिंग के हो गए, और 5 से 6 साल मिनिमम 6 साल जो है वो आपके स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के। तो वो ट्रेनिंग भी हो जाते हैं। लोग ST7, ST8, ST9 तक चले जाते हैं, लेकिन उनकी वो कॉम्पिटेंसीज पूरी नहीं होती कि वो कंसल्टेंट बन सके। तो सर यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि ये जैसे आपने कहा कि 2 साल फिर 6 साल, ये 10 साल के करीब हुआ। अब अगर किसी ने सर्जरी पाकिस्तान से FCPS किया है
अब उनके जो डिडक्शन ऑफ ईयर सर्जरी या ट्रेनिंग की होंगे वो कहाँ पे ज्वाइन करेगा? पाकिस्तान से तो जिसने किया है तो बेसिकली वो तो ये इंप्रेशन देता है इधर आके कि मुझे तो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जी जी कहता है कि यार आई एम ऑलरेडी क्वालिफाइड ट्रेन सर्जन बैक होम। जी जी तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे अपना पॉलिश करने आया हूँ, स्किल्स लर्न करने आया हूँ, मैं तो नॉन ट्रेनिंग पे भी क्लिनिकल फेलो जो मैं क्यों उस स्ट्रेस में फिर से जाऊं। जी जी वो जो है वो नॉन ट्रेनिंग रूट पे जाता है, अपनी मर्जी से काम करता है, अपनी मर्जी से मास्टर्स करता है, वो अपनी मर्जी से स्किल सीखता है, वो कोर्सेज करता है। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि उसको एटलीस्ट बैक होम तो सिक्योरिटी है। अब मेरे जो कुछ दोस्त हैं जो इधर सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए, अभी तक ना उनका FRCS हुआ, ना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, ना वो पाकिस्तान जा सकते क्योंकि FCPS भी नहीं है। तो वो बीच में करीबन 15 साल 14 साल से वो दे आर इन द टनल, और अब वो ना इधर जा सकते ना वो उधर जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि सर्जरी के लिए तो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज डू योर सर्जरी बैक होम। और सर अकलमंद जी बोले सर, मैडम का दूसरा क्वेश्चन है। मैडम ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर CCT, आई डोंट नो व्हाट शी इज कॉलिंग इट टू, आफ्टर CCT व्हाट आर पे पैकेजेस इन कतर, UAE, if someone does not want to stay in UK? तो आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी गुड, पाकिस्तानी डॉक्टर्स करते हैं ऐसा कि यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं 12। देखो आप पाकिस्तान में ग्रेजुएशन आपने की, आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा और आप पाकिस्तान के किसी काम नहीं आए और आप पाकिस्तान छोड़ के चले गए। पाकिस्तान से आप बाहर चले गए ये कह के कि हम ट्रेनिंग करेंगे, बरतानिया में जाएंगे। बरतानिया में आपने 6-7 साल 8 साल एक सिस्टम में लर्निंग की, ट्रेनिंग की। बरतानिया ये सोच रहा था कि ये ट्रेनी डॉक्टर जो है जब ये कंसल्टेंट बनेगा, ये भी एक वजह है कि वो प्रोसेस को डिले कर देते कि ये CCT लेगा और ये यहाँ से मिडल ईस्ट या कतर चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप जिस कंट्री से हासिल कर रहे हैं उस कंट्री को आपने देना है, आप CCT कर ले। अच्छा, मिडल ईस्ट में भी CCT के बाद आपको 3-4 साल they want a consultant who has worked 2-3 years after the CCT as a consultant experience उसका हो, तो वो मिडल ईस्ट में उसको लेते हैं या उसको लेते हैं अपना UAE में लेते हैं। तो मैं इन चीजों को इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता अनलेस कि आपके फैमिली सोशल रिलीजियस सर्कमस्टेंसेस हो, दैट इज डिफरेंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस कंट्री से आप हासिल कर रहे हैं उसको आप देंगे तो आप फ्लोरिश होंगे। क्योंकि आप 10-12 साल आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, फिर आपने 3 साल पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस लिया, तो आप 15 साल तो गुजार चुके। आपके बच्चे तो ऑलरेडी OA लेवल में चले गए, यूनिवर्सिटी का टाइम आ गया। अब आप कहते हैं कि मैं सऊदी अरब जाऊं या मिडल ईस्ट जाऊं, तो उससे ये होता है कि आपका जो फैमिली जो बच्चों का जो सर्कमस्टेंसेस है ना वो इधर के रहे ना पाकिस्तान उन्होंने देखा नहीं, UK में उन्होंने दोस्ती की नहीं, वो मिडल ईस्ट चले गए, वो UAE चले गए, वहां पे उनकी फ्रेंडशिप हुई नहीं। उन बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है और सिवियर होता है कि वो कहीं के नहीं रहते। तो मैं समझता हूँ कि अनटिल आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि भी आपकी सारी फैमिली UAE में रहती है और आपको रिलीजियस कंसर्न्स हैं बहुत, तो आप ये करें। और सैलरी तो वेरिएबल है। UAE में, सऊदी अरब में, दुबई में जो मिनिमम सैलरी जो मैं समझता हूँ जो इमरजेंसी फिजिशियंस को जो आपको मिल जाती है वो 70,000 रियाल तक पर मंथ मिल जाती है, 70 to 110 अगर आप UK क्वालिफाइड हैं तो, विच इज इक्वल टू 14-15 हजार पाउंड, विच इज अ रियली बिग मनी। तो आप आराम से जो है वो अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल चॉइस ये है कि पैसों के लिए माइग्रेशन नहीं करनी चाहिए। माइग्रेशन हैज टू डन हैज अ वेरी गुड रीजन। उसका ये हो कि आप एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये सोच के कि यार मुझे यहाँ से 1000 पाउंड ज्यादा मिल रहा है तो मैं चला जाऊं, वो आपको आगे उसको नुकसान होता है। लेकिन एसेड कि आपको UK में अगर 5,000 पाउंड मिल रहा है तो आपको वहां पे 10,000 12-15 हजार पाउंड तक आपको मिल जाएगा, टैक्स फ्री मिलेगा, आपको रिहाइश मिल जाएगी, आपको स्विमिंग पूल वाले विलास मिल जाएंगे, आपको टिकट्स मिल जाएंगे, लॉट्स ऑफ पर्क्स मिलेंगे। लेकिन फिर वहां की सोशल नॉर्म्स डिफरेंट हैं, आपके बच्चे मिसफिट यूजली रहते हैं। दूसरा ये कि आप सोशली बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आप पे होती हैं, बहुत सारी बातें आप कर नहीं सकते, बहुत सारे दूसरे काम आप नहीं कर सकते। तो अगर तो आपकी नेचर इस तरह की है कि आप घर जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने पॉलिटिकल बात भी करनी है, आपने इसको भी कुछ कहना है, उसको भी जो है वो, देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। यहाँ पे अभी डॉक्टर आसिफ शाह के पास चलेंगे, मगर उससे पहले हमारे दोस्त एक पूछ रहे हैं कि CCT के बारे में बताइए, ये क्या है?
सीसीटी इसको कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग सिस्टम, सीसीटी यूके में, या सीएसटी भी कहते हैं इसको। ठीक है। बेसिकली ये जो भी यूके के जो प्राइमरी ट्रेनिंग पाथवे है, यूके के जिस सिस्टम में जो भी ट्रेनी होगा, मैं पर्टिकुलर थोड़ा सा मेडिसिन में इसको एलाबोरेट करूंगा कि मेडिसिन में आफ्टर सीएमटी, जिसको एज अ हाउस जॉब कहते हैं, जब वो CMT1 CMT2 ये हाउस जॉब के 2 साल होते हैं, इसमें आपको MRCP यूके आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ST3 ST4 तो ST8 डिपेंड करता है कि आपको एक ही स्पेशलिटी में आप एज अ कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। मिसाल दूं मैं अपना, जैसे रोमेटोलॉजी में तो 4 साल आपको करने होंगे, ST3 to ST8 4 से 5 साल। अगर आपको ड्यूअल आपको जो है ना सर्टिफिकेशन चाहिए रोमेटोलॉजी विथ मेडिसिन, तो आपको 1 साल जनरल मेडिसिन या 1 से 2 साल आपको करनी होती है उसी डिफाइंड स्ट्रक्चर में। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में इसको मैं मिक्सअप करता हूँ तीनों से। पाकिस्तान में आपका FCPS का एग्जिट एग्जाम है, देन यू बिकम अ फेलो इन इंटरनल मेडिसिन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। इन आयरलैंड यही सेम सिस्टम में, जिसको मैंने CMT कहा यूके का, और BST इन आयरलैंड विद आयरिश MRCP। उसके बाद अगेन 4 to 5 year in Ireland. There is a no exit exam in higher specialist training in Ireland. आपकी per year evaluation होगी। Each year आपकी assessment with the Royal College, 2 to 3 professors, they can evaluate. तो there is no exit exam in Irish system. अब यूके में आते हैं, जैसे डॉक्टर अशफाक ने कहा कि सर्जिकल पाथवे काफी लंबा है, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सर्जिकल कॉम्पिटेंसीज, सर्जिकल स्किल्स, तो इसमें जो भी पाकिस्तान से सर्जिकल रिलेटेड स्पेशलिटीज हैं, स्लाइटली डिफिकल्ट उसके नंबर ऑफ इयर्स एवेल्युएशन। लेकिन एज अ मेडिसिन स्पेशलिटीज दे हैव अ गुड स्कोप, you can get the opportunities more in 4 to 5 years in higher specialist training is easy to get. यूके में जो मेडिसिन की स्पेशलिटीज हैं, उसमें एक एग्जिट एग्जाम है जिसको हम कहते हैं स्पेशलिटी सर्टिफिकेट एग्जाम। This can be infectious diseases, rheumatology, gastroenterology. One has to do in 4 years time. You can attempt in 2nd year, 3rd year, 4th year as a written exam. उसके बगैर आपको वो सर्टिफिकेट नहीं देते, या सर्टिफिकेशन फाइनली रॉयल कॉलेज नहीं अप्रूव करती। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दिस सिस्टम इज अप्रूव्ड इन 2011। डॉक्टर अशफाक माइट नो बेटर कि उसके बाद ये जो है ना लॉ चेंज हुआ था। तो अगेन जब आपके असेसमेंट और आपका ये एग्जाम होगा, आपने 5 साल रोमेटोलॉजी कंप्लीट कर ली, तो आपको रॉयल कॉलेज से स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन दैट यू आर a specialist consultant. Now you can stay in UK, you can go respectively for Pakistani, you can back to Pakistan. I must say myself is a superior degree, maybe comparative to the US diplomats, but in generally, क्योंकि मेरा US की तरफ कभी ऐसा नहीं था, मैंने US को सर्च नहीं किया, so CCT with MRCP उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर लूं। Just MRCP in Pakistan, again in Middle East they are not appreciating much nowadays. So they understand as well that MRCP with the CCT is more options than only MRCP. आप MRCP पाकिस्तान में पहले ही कर चुके हैं, पाकिस्तान में आप कंसल्टेंट लिख सकते हैं, आप SR की जॉब आपको यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली मिल सकती है ऑन MRCP और MRCP CH। एक आपका क्वेश्चन था जिन्होंने कहा था कि MRCP जो पीडियाट्रिक्स है उसके लिए पाकिस्तान में बेस के आपको कोई OET या इंग्लिश सिस्टम की जरूरत नहीं है। जो भी पाकिस्तान से देना चाहते हैं मेंबरशिप्स या इवन MRCS, आपको कोई इंग्लिश की क्राइटेरिया की जरूरत नहीं होती। A lot of postgraduates can do MRCP, is more easy. It's a diploma exam. Even जिन्होंने FCPS नहीं किया पाकिस्तान में, they can do the MRCP and CPSP give them equivalence of intermediate module. अगर वो नहीं आना चाहते बाहर, this again is a very good, they can go through the training system in Pakistan. जी डॉक्टर अशफाक साहब के पास वैसे सर क्वेश्चंस की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, और ये मुझे लगता है कि हम ये तो अभी मैंने देखा कमेंट के 100 के करीब आ गए, तो ये कोई 50 क्वेश्चन और ऐड हो गए, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। अभी वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो रैंडम और जो बहुत से मतलब लोगों के लिए गाइडलाइन हो। मैडम है हिना हैदर,
और मैडम हिना हैदर ने पूछा है, डॉक्टर अशफाक साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इससे पहले मैं ये जो देखने वाले दोस्त हैं उनको बताता चलूँ कि आज हमारा जो सेशन है ये है पाथवे टू यूके एंड आयरलैंड एग्जाम्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो डॉक्टर अशफाक अहमद हैं, बहुत मायना शख्सियत हैं, यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत से इनके पेजेस हैं, केयर काउंसलिंग करते हैं, तो वो हमारे साथ बैठे हैं। यूके में एक्यूट मेडिसिन में कंसल्टेंट हैं। उसके साथ हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अली शाह बैठे हैं, आयरलैंड में होते थे, उसके बाद अब वो यूके में आए हुए हैं, वो कंसल्टेंट फिजिशियन है और जो है कंसल्टेंट रेमेटोलॉजिस्ट हैं। ये आज हमारी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पाथवे टू यूके एंड आयरलैंड एग्जाम्स हैं। हमारे जो दोस्त अब आप अभी देख रहे हैं, इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो बाकी जो दोस्त हैं उनको टैग कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं कि उनको ये इस आज के सेशन का या डॉक्टर आसिफ अली शाह और डॉक्टर अशफाक अहमद के सेशन का फ़ायदा हो। डॉक्टर अशफाक अली साहब आपसे पूछ रहे हैं कि एक मैडम है हिना हैदर, उन्हें पूछा है कि मैं MBBS किया हुआ है पाकिस्तान से और हाउसिया भी पाकिस्तान से किया है, अभी मैं कनाडा में हूँ, मुझे वीज़ा का कोई इशू नहीं है, मैं अगर यूके में ट्रेनिंग के लिए आऊँ तो मुझे कनाडा से यूके में आने के लिए क्या तरीक़ेकार करना पड़ेगा? आई एम ग्लैड कि ये क्वेश्चन आया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी कनाडा का सोच रहा है ना कि मैं डॉक्टर बनने के लिए कनाडा जाऊं, तो मेरी उनको मशवरा है कि आप बिल्कुल उस तरफ ना जाएं। कनाडा हैज गॉट, इट इज द लीस्ट IMG फ्रेंडली कंट्री एट जूनियर लेवल। तो आपके पास कनाडा में तो कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब मैंने तो फीस भी जमा की थी कैनेडियन एग्जाम्स की। दोबारा बोल रहे हैं सर, ये दोबारा बताइएगा। ये मेरा भी एक दोस्त है, वो भी कनाडा की तैयारी कर रहा है यहाँ से। तो कनाडा इज नॉट वेरी गुड फॉर जूनियर लेवल IMGs। वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके पास है ही नहीं, आपको जॉब मिलेगी नहीं, जिंदगी भर आप उधर बैठे रहेंगे, कन्वीनियंस स्टोर पे काम करेंगे, पेट्रोल पंप पे काम करेंगे। अगर आप खुशकिस्मत है तो आपको हेल्थ केयर असिस्टेंट की कोई GP वगैरह जॉब दे देगा, समराइजिंग वगैरह की तो दे देगा। तो कनाडा इज बिग नो फॉर डॉक्टर्स, आपको जाना ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप कनाडा सिर्फ एक काम के लिए जा सकते हैं, वो ये कि अगर तो आपकी उधर शादी हो रही है, अगर तो आपका रिश्ता हो रहा है, क्योंकि आई टेक मैरिज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, पर आपकी बाकी सारी चीजें रिलेवेंट नहीं रहती हैं। आपने शादी उधर कर ली तो उसका आपको फायदा ये होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि 3-4 साल बाद आपको वहां का जब नेशनलिटी मिल जाती है तो ना आपके लिए दुनिया खुल जाती है ना, तो वो आपको कनाडा को आप यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांजिशनल फॉर वीजा पर्पस और ट्रेवलिंग के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन एज सच आप वहां पे ये कहें कि मुझे कोई ट्रेनिंग पोस्ट देगा या जॉब देगा, तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरे लेवल पे जो कनाडा में एंट्री है वो ये कि अगर तो आप अमेरिकन क्वालिफाइड है या आप यूके क्वालिफाइड है ऑलरेडी, तो आप स्पेशलिस्ट के तौर पे कनाडा जाएं, विच इज गुड, क्योंकि यूके का जो GP प्रोग्राम है वो कनाडा से इक्विवेलेंट है। यू डोंट हैव टू पास एनी एग्जाम, यू कैन वर्क एज अ GP इन कनाडा। ये तो हो गई ये वाली बात। अब कनाडा में जो रह रहा है वो यूके कैसे आ सकता है? उनके लिए बड़ा आसान है, उनके लिए वीजा इश्यूज नहीं है। वो वहां से प्लेब 1 दें, प्लेब 2 करें और उनको जॉब इधर आप ले सकते हैं। और आपको कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। अभी रिसेंटली मैंने एक कैनेडियन नेशनल डॉक्टर की जॉब कराई, उसका 18 से 20 साल का गैप था और उसने हाउस जॉब भी नहीं की हुई थी। तो पहले उसको पाकिस्तान भेजा, हमने हाउस जॉब करवाई, GMC रजिस्ट्रेशन करवाई, एंड देन वी गॉट हिम अ जॉब। तो यू कैन एक्चुअली वर्क हियर इवन इफ यू हैव अ कैरियर गैप। तो अगेन आपके लिए वही रूट है जो सबके लिए है कि प्लेब 1 प्लेब 2 एंड देन कम टू यूके एंड गेट इनटू अ सिस्टम। क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा हैं। मैडम सनोबर जावेद हैं, उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर आसिफ अली शाह से पूछ के दें कि मैंने न्यूरोलॉजी में ट्रेनिंग पूरी की है, 5 साल 1-2 साल मुझे अभी हुए हैं, अभी मैं एग्जाम पास नहीं किया, तो मुझे आयरलैंड जाने का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं कैसे आ सकती हूँ? मेरे ख्याल में आपने ये पहले जवाब दे दिया है। हाँ, अगेन सिंपल के थ्रू आफ्टर 2008 हाउस जॉब के आप IMC करवा लें। इसमें मैं अगेन कह दूं कि जो पाकिस्तान से आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, न्यूरोलॉजी जॉब्स बहुत लिमिटेड होती हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि आयरलैंड की जो कंट्री की पॉपुलेशन है 50 लाख पॉपुलेशन है, यूके की 8 से 9 करोड़ पॉपुलेशन है। आयरलैंड की अब मुझे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स का नहीं पता, लेकिन आई गेस के 10 से 15 सीट्स होती हैं ट्रेनी की। आप रजिस्ट्रार बन सकते हैं, लेकिन शायद आपको मेडिसिन में जॉब मिले। इट कुड बी अ जेरियाट्रिक मेडिसिन, इट कुड बी जनरल मेडिसिन, इट कैन बी अ रेस्पिरेटरी मेडिसिन। तो पाकिस्तान में जो भी मेरे कोलीग्स हैं, तो आयरलैंड में कोई फेलोशिप पाकिस्तान के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी फेलोशिप प्रोग्राम नहीं है।
just only for Middle East countries जो अरब बोर्ड्स के आते हैं, and they can be funded by their respective countries 2 to 3 years. पाकिस्तान के लिए ऑप्शन है कि आप हाउस जॉब करने आए, आपको हाउस जॉब मिल जाएगी, आपको रजिस्ट्रार भी आप ले सकते हैं डायरेक्टली. Even CPSP के candidates, those who have a 3 years nearly postgraduate, they are appointed as a house officer for 3 to 6 months, and then they can be promoted. So I can't guarantee that कि वो न्यूरोलॉजी में उनको डायरेक्टली मिल जाएगी. It can be possibility, लेकिन आपको जनरल मेडिसिन, जेरियाट्रिक मेडिसिन, उसके बाद आप विद इन द हॉस्पिटल जब आते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज, आपका एक्सपीरियंस, you can go in a 6 months time or in a 1 year in neurology. But you should be keep in mind in Pakistan, एक मैं उसमें ऐड करना चाहूँ, प्रोफेशनलिज्म. एंड जैसे डॉक्टर अशफाक ने भी काफी एक हमसे डिस्कस वो कर रहे थे पहले स्टार्ट से कि इफ आई एम अ रूमेटोलॉजिस्ट, आई शुड नो अबाउट हाउ टू मैनेज just the basics of DKA. I should know how to treat anemia. तो जैसे इसको मैं इसमें ऐड कर दूं कि if you are a neurologist, you should know about general medicine. You should know and interpret the ABGs. You may be a registrar in medicine over the night. You should interpret the electrolytes. तो जो पाकिस्तान में जूनियर जो हैं इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो एक थारो अप्रोच रखें कि पाकिस्तान से बाहर जब जाना होगा तो आपको आईवी लाइन भी करनी होगी रात के टाइम. अगर कि आपके इंटर्न ने आईवी लाइन नहीं की और आप इस वक्त एफसीपीएस से पाकिस्तान में, तो आपको आईवी लाइन भी कर सकते हैं, आपको एबीजी भी अटेम्प्ट करना होगा. तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है. आपको प्रोफेशनलिज्म, आपकी जो है ना कंडक्ट, आपके कोलीग के साथ इंटरेक्शन, तो ये सारी काउंट होती है इन यूके, इन आयरिश सिस्टम. यू आर नॉट द मास्टर, यू आर नॉट द जीनियस. तो आपको एक डिफाइंड सिस्टम में काम करना होता है और आप लर्न करते हैं विद टाइम. So they can apply and hopefully she can get. क्वेश्चंस हैं वो मैं आई डोंट नो कि ये सब पूछने चाहिए नहीं पूछने चाहिए. एक स्टूडेंट है, पता नहीं डॉक्टर है, अब्दुल रहमान ने पूछा है कि डॉक्टर अशफाक से पूछ के दें कि एक प्लेब है और एक है UKMLE, तो कहते हैं इन दोनों में फर्क क्या है, कौन से करने का फायदा है? तो इनमें कोई फर्क नहीं होगा, बस सिर्फ ये है कि देखिए एग्जाम का पैटर्न चेंज होने से कंटेंट चेंज नहीं होता, कंटेंट वही रहता है. और आप इसको बिल्कुल ज़हन ना बनाए, वो जाहिर सी बात है 20-25 साल पुराना प्लैब का एक मटेरियल है, तो वो थोड़ा सा आपको अपग्रेड भी करना होता है. तो अब वो जाहिर सी बात है उसको USMLE के लेवल पे लाना है, क्योंकि इस वक्त भी सबसे आसान दुनिया का जो एग्जाम है वो प्लैब है कि 18 साल के गैप के बाद भी लोग कोर्स लेते हैं और पास कर लेते हैं. तो जाहिर सी बात है एक लोगों के लिए एक प्रॉब्लम तो है कि लोग कहते हैं कि यार जो कुछ नहीं कर सकता वो पास कर लेता है प्लैब. तो वो प्रेशर होता है GMC पे भी कि हमें भी अपग्रेड करना है, तो उसका वो पैटर्न चेंज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसमें कोई हेडेक की हिस्ट्री चेंज नहीं होगी. चेस्ट पेन वही रहेगा, कम्युनिकेशन वही रहेगी. ये कि MCQs थोड़े से USMLE पैटर्न टाइप के हो जाएंगे, विच इज फाइन. और इतना तो हक बनता है कि 20-25 साल के बाद आप अपग्रेड करें. दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आई थिंक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज टॉक, वो ये होगा कि जो ये लोग अपने लेवल पे ये सोच लेते हैं ना मैंने न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, मैंने कार्डियो, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करें प्लीज. मैं समझता हूं कि दुनिया आप यू लॉट्स ऑफ थिंग यूके कैन ऑफर टू यू. अगर आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है, पैसे हैं आपके पास इंग्लिश एग्जाम है, आप जरूर यूके आए. आने वाले वक्तों में यहाँ पे हमारे पास 6 मिलियन की वेटिंग लिस्ट है. देयर विल बी अ ह्यूज जॉब पोटेंशियल. आपको जो भी मिलता है ले लें. मुझे आप देखें, मैंने सर्जरी से शुरू किया, मैं यूरोलॉजी में गया, मैं एक्यूट मेडिसिन में गया, मैं इमरजेंसी मेडिसिन में गया, मैं अब जेनेटिक्स में हूँ. कहने का मेरा मतलब ये कि अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट है, जैसे उस लड़की ने कहा कि न्यूरोलॉजी मिलेगी तो मैं जाऊंगी, ऐसा नहीं है. आप क्या करें, प्लैब करें, आप इधर आ जाए, आप जीपी ट्रेनिंग में चले जाएं. 2 साल में आपकी 3 साल में जीपी ट्रेनिंग हो गई, यू आर अ जीपी, एंड विद द न्यूरोलॉजी बैकअप यू कैन डू अ एक्यूट स्पेशलिटी न्यूरोलॉजी एग्जाम. आपको कॉलेज देने देता है. यू कैन बी अ जीपी विद अ स्पेशल इंटरेस्ट इन न्यूरोलॉजी. तो आप जीपी के साथ अपना न्यूरोलॉजी का शौक पूरा कर सकते हैं. आप जीपी के साथ अपना प्लास्टिक सर्जरी का शौक पूरा कर सकते हैं. अभी मेरे पास एक बड़े अच्छे आपके पाकिस्तानी डॉक्टर है, ही वाज अ प्लास्टिक सर्जन FCPS, फिर पाकिस्तान में FCPS किया, मेरे साथ ट्रेनिंग की उन्होंने, मैं उनका जूनियर था. इधर आए, तकरीबन 5-6 साल वो प्लास्टिक सर्जरी करते रहे, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि वो एग्जिट रूट इतना बड़ा है, नाउ ही केम टू जीपी. अब वो जीपी बन रहे हैं और 2 साल में वो जीपी बन जाएंगे. फिर वो क्या करेंगे कि FCPS MRCS तो वो ऑलरेडी है,
लेकिन विद द जीपी वो मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स वो अपनी जीपी सर्जरी में कर ले, जैसे मेलानोमा रिमूव है, मोल रिमूवल है, और इस तरह की चीजें आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि कम विद द ओपन माइंड, और आपको जो भी मिलता है ले लो। मेडिसिन में आपको सब हर चीज में आपकी लर्निंग होगी। ये नहीं है कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनूं तो कार्डियोलॉजिस्ट बनूं। इमेजिन करें कि सिर्फ आपकी इस एक ख्वाहिश की वजह से आप कितना नुकसान उठाते हैं, एक जिद की वजह से कि मैंने तो सर्जरी ही करनी है। तो आप भी सफर करते हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, इतने सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने एफसीपीएस सर्जन किया हुआ है। मैं उनको कहते हैं एमआरसीएस करके आप आ जाओ, आपको जॉब हम दिला देंगे। 3-4 साल एसएचओ काम कर लेना, क्या हो जाएगा? आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपका फ्यूचर है, कैरियर है। एंड देन अगर आप एपी हैं पाकिस्तान में, तो आप एपी तो हमेशा से हैं। whenever you will go back, you will resume your level. तो मैं कंसल्टेंट भी था, लेकिन कंसल्टेंट बनने के बाद मैंने जूनियर लेवल पे जॉब की जब मैं दूसरी स्पेशलिटी में गया, क्योंकि आपको लर्न करना होता है। तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ, यहाँ पे फाइनेंशियल इतना डिफरेंस नहीं है। रजिस्ट्रार कंसल्टेंट्स की पे मोर लेस सेम है। अगर रजिस्ट्रार 2 शिफ्ट एक्स्ट्रा कर ले तो वो कंसल्टेंट के बराबर अर्न कर लेता है। तो पैसों के लिए आप ये अपने आप को या स्पेशलिटी ओरिएंटेड अपना दिमाग ना रखें। वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, और आहिस्ते आहिस्ते अब दुनिया चेंज हो रही है। सर्जिकल ट्रेनिंग्स का, सर्जन का स्कोप मैं समझ रहा हूँ, मेरी अपनी सोच है, देयर विल बी अ लेस स्कोप इन फ्यूचर। इसकी वजह यह है कि वैसे ही 90% जो प्रेजेंटेशन हॉस्पिटल में है वो मेडिकल होती है, 10% सर्जिकल होती है। उन 10% में भी वेरी फ्यू आर ऑपरेबल। और अब विद दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद दिस न्यू इन्वेस्टिगेशन, पाकिस्तान में तो पहले आप हाथ लगा के हर एक का अपेंडिक्स निकाल लेते थे, यूके में भी ऐसे ही होता था, अब ऐसे नहीं होता। अपेंडिक्स भी अब ऑपरेट नहीं करते, ग्रम्बलिंग अपेंडिसाइटिस का नाम देके मॉनिटर करते रहते। फिर ये आप सोचिए कि सर्जिकल इन्वेजिव प्रोसीजर्स आस्ते आस्ते कम हो रहे हैं, जैसे कि अब वर्ल्ड चेंज हो रहा है, ट्रेवलिंग कम हो जाती है क्योंकि वो सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ट्रॉमा कम हो जाएगा। अब वॉर्स कम हो रही है, गन शॉट्स, आप मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आपको बता रहा हूँ, आप ये सोचे कि आने वाले वक्तों में इतनी ज्यादा सर्वेलेंस हो जाएगी, फेस आइडेंटिफिकेशन, कैमरा आइडेंटिफिकेशन, तो क्राइम विल बी अंडर कंट्रोल। तो ये स्टैब वूंड, नाइफ वूंड, गन शॉट, ट्रॉमा, ये सब खत्म हो रहा है। मेरे भी रिसेंटली दोस्त ने रॉयल लंदन में और ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम कर रहे थे, वो कह रहे थे यार हमें ट्रॉमा ही नहीं आ रहा था। इसकी वजह ये था कि लोगों ने 40% लोग जो है वो घर से काम करना शुरू कर दिया, ट्रैवलिंग कम हो गई। तो आपने ये सोचना है कि फ्यूचर में किन किन स्पेशलिटी का ज्यादा काम है, तो उस पर भी कभी एक टॉक करेंगे। इट्स अ बिग बिग टॉपिक कि रेडियोलॉजी किस तरफ जा रही है आगे, सर्जरी किस तरफ जा रही है, पीडियाट्रिक किस तरफ जा रही है, जीपी किस तरफ जा रहा है, टेलीमेडिसिन क्या है, तो आई थिंक यू नीड टू बी वेरी वेरी, इस वक्त मैं मेडिकल स्टूडेंट को एक मशवरा दूंगा, टू नॉट सेलेक्ट योर स्पेशलिटी, जस्ट गो विद द ब्रॉड स्पेशलिटी, जो कि जनरल मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन है, जनरल पीडियाट्रिक्स है, या एक ब्रॉड स्पेशलिटी है। जस्ट लर्न 2-3 years 4 years, यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, यू कैन डिसाइड लेटर ऑन। बाद में आपको अफसोस होता है कि यार मैं तो जो है वो रेटिनल फेलो मुझे बनना था, अब रेटिनल फेलो तो पूरे यूके में 4 ही है, तो अब आपका क्या होगा? मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो कोशिश ये करें कि डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ ओपन, डू व्हाटएवर यू गेट, एंड सी कि अगर आप यूके आते हैं, यूएसए आते हैं, तो आपकी 360 डिग्री जो दूसरी पर्सनैलिटी चेंजेस आती हैं, जो आपको दूसरे बेनिफिट्स हैं, वो कितने ज्यादा है। आई होप वी हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो आई थिंक यू कैन कंक्लूड नाउ। डॉक्टर अशफाक साहब, अभी डॉक्टर आसिफ साहब के पास जाना था, मगर उससे पहले आपने, क्योंकि कनाडा वाला सवाल का जवाब आपने ही दिया है, तो मैडम ने आपके सवाल को जवाब को सुन के उन्होंने कहा कि मैंने आई हैव डन कैनेडियन पीआर, आई वांट टू नो इफ आई नीड टू डू आइल्स और OET, and what is my requirement for MRCPCH to enter in UK? MRCPCH तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आइल्स और OET, जैसे डॉक्टर आसिफ ने कहा कि अगर शी इज ऑलरेडी वर्किंग इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री फॉर 2 years, अगर एम्प्लॉयर वो लेटर दे देते हैं कि शी इज वर्किंग एंड इंग्लिश लेवल उनका इतना है, तो GMC कैन एग्जेम्प्ट हर इफ शी हैज वर्कड इन एनी कैपेसिटी जो कि GMC को सेटिस्फाई करे। अदरवाइज OET दे देना चाहिए, विच इज वेरी इजी एग्जाम। आई डोंट थिंक सो कि OET में कोई इतना इश्यू है, और प्लेब 1 प्लेब 2 इज बेस्ट रूट। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, आई एम ग्लैड कि ये मेरे जहन में आ गया। लोग कहते हैं प्लेब और MRCP में क्या फर्क?
लोग कहते हैं विच इज बेटर, प्लेब अच्छा है एमआरसीपी, लोग कहते हैं प्लेब करूं या एमआरसीपी सीएच करूं। तो भाई सवाल पूछने से पहले तो सोच लो, एमआरसीपी सीएच 10 टाइम 20 टाइम मुश्किल है प्लेब से। एमआरसीपी एग्जाम जो है वो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, फाइनेंस उसके लिए चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए आपको। हर बंदा एमआरसीपी 1 कर रहा होता है, लेकिन कितनों ने एमआरसीपी पेसेस कंप्लीट किया है। इट्स नॉट वेरी इजी एग्जाम। और फिर जो कहते हैं कि मैं एमआरसीएस बेहतर है या प्लेब बेहतर है, तो अब एमआरसीएस तो आपने अपने आप को शुरू से रिस्ट्रिक्ट कर दिया सर्जरी के लिए। प्लेब तो आपके लिए सब कुछ ओपन कर रहा है, साइकेट्री भी ओपन कर रहा है आपके लिए, ऑर्थो भी ओपन कर रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा जो जूनियर लेवल पे, इट इज ऑलवेज अ प्लेब, डोंट गो फॉर एनी अदर ऑप्शन। लेकिन अगर आपने किसी स्पेशलिटी में 4-5 साल गुजार लिए, देन यू कैन कंसिडर मेंबरशिप, अदरवाइज गो फॉर प्लेब। डॉक्टर आसिफ अली शाह, एक दोस्त से उन्होंने पूछा हुआ है, अबू बकर, उन्होंने पूछा है कि मैंने FCPS यूरोलॉजी किया है और मैं अगर ये चाहता हूँ कि यूके में मिनिमल इन्वेसिव एंडोस्कोपी प्रोसीजर सीखूं, क्या मेरा कोई ऐसा इस पे हो सकता है? मुझे इसमें थोड़ी सी का अवेलेबल है। डॉक्टर इशफाक ने पहले भी बता दिया कि वो फेलोशिप इसमें वो आ सकते हैं एज अ फेलोशिप। पहले तो देखिए ना, अगेन हमने बहुत बार ये बात कर ली कि ओपन माइंड रहें। आप जनरल सर्जरी में भी आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी यूके में। वंस के आप एक सिस्टम में हो तो जॉब्स बहुत आती हैं आपकी, जो है ना रिसोर्सेज बन जाते हैं, रेफरेंसेस। जनरल सर्जरी में आप ले लें, जनरल यूरोलॉजी में ले लें, देन फेलोशिप्स आती हैं। आप मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी तो आप फेलोशिप कर लेते हैं, तो उसमें आपकी एंट्री हो सकती है। पॉइंट वही है कि आप इसमें जो है ना जनरली आप ओपन माइंड रहें और एक चीज में आए। मैं उसमें अगेन मेरा भी अपना एक्सपीरियंस में ऐड कर दूं कि रूमेटोलॉजी वाज नेवर माय फर्स्ट चॉइस। पाकिस्तान में रह के, जैसे हम पाकिस्तानियों के जो कॉन्सेप्ट है कि आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जैसे हाउस जॉब में बना दिया अपने आप को, कोई एंडोक्राइन कोई कुछ भी, इट्स गुड समहाउ। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ कि बिकॉज कि आई वर्कड इन जिन्ना हॉस्पिटल, माय यूनिट वाज अ मेडिसिन विद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, so still I know more gastroenterology compared to rheumatology as well. So जब मैंने FCPS medicine किया, after FCPS medicine I went in Aga Khan as an endocrine fellow, so I worked 3-4 months. उसके बाद unfortunately there was some reasons कि I did resign and back in Ireland. So I thought कि with this Aga Khan endocrine fellowship for 3 to 4 months give me easy entry in endocrine system in Ireland, जहां पे मैं पहले भी कर चुका था। I was denied in 5 to 7 hospitals, so I end up in the geriatric medicine. अगर कि मैं एंडो में अपने आप को रखना चाहता था कि एंडोक्राइन ही मिले तो मुझे, तो मैं शायद आइलैंड में वापस ही नहीं आता। मैंने जेरियाट्रिक मेडिसिन पिक की, आई केम 6 months मैंने जेरियाट्रिक मेडिसिन की, अगेन आई अप्लाइड इन एंडोक्राइन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, dozens of hospitals. Actually my CV was not accepted, only 2 hospitals accepted, but they declined. Then rheumatology was just a bypass field for me, so I entered in rheumatology. तो कहने का मकसद ओपन रहें। So again, medicine is art. I just say medicine is art, surgery, all specialties, be open. If you get any opportunity, so start and flourish in that, in field. So just एक फील्ड में ना रहें। डॉक्टर आसिफ अली शाह, डॉक्टर अबू बकर ने ये कहा है कि मैंने FCPS के अलावा मैंने जो है एंडो यूरोलॉजी में हांगकांग से फेलोशिप की है, तो अब मुझे चांस है क्या यूके आने के लिए? देखिए उसकी मुझे इतनी आई डोंट नो अबाउट the outside like Singapore or some Hong Kong or some the certification, how worth is that about some local fellowships. He has to come through the pathway which is defined for the GMC, and there is a lot of jobs. He can search at Google through these fellowships, through the websites in NHS websites. अगर कि हो जाते हैं पाकिस्तान से उनकी ये सारी जो क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट, तो वो फेलोशिप कर सकते हैं। लेकिन नाउ आई कैन गिव माय एक्सपीरियंस, आई एम अ कंसल्टेंट हियर, आई जस्ट वांट टू गो इन अ वेस्कुलाइटिक सेंटर इन लंदन और फेलोशिप इन स्क्लेरोडर्मा। It's even difficult for me being sitting in UK that I can work in a defined, a highly dedicated, there is a one lupus unit
in St. Thomas and Guy's in London, which is a very dedicated unit for lupus diseases. This is my interest. But there is no fellowship job. There's only one fellow. It may be maybe in a year's time, they are not recruiting. So just keep in mind that once you are in system, then you can apply. डॉक्टर अशफाक साहब एक दोस्त हैं, उन्होंने इंडिया से सवाल पूछा। इकबाल आलम ने पूछा कि सर, आई एम फ्रॉम इंडिया, प्लीज टेल मी आफ्टर MRCM हाउ टू मूव UK with family and 4 kids and what is the schooling system? I think we already said that if you have MRChem, you can work in UK you start as a junior fellow and within ये सुनने वाले उनके लिए बताइएगा MRChem, ये जरा बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, ये थोड़ा तफसील। MRChem जो है वो मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एग्जाम है। इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। यूके में यू कैन वर्क एज अ रजिस्ट्रार, एंट्री आपकी रजिस्ट्रार लेवल पे हो जाती है। देन यू कैन गो इनटू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम और मूव अहेड फॉर FRChem। तो ये तो हम बात कर चुके हैं MRChem के फायदे। रिगार्डिंग 4 किड्स की एजुकेशन तो फ्री है इधर, तो आपको तो कोई इशू नहीं होगा। और वैसे ही मैं कह चुका कि MRChem हो या FRChem हो, कंसल्टेंट हो, पे स्केल इज नॉट रियली वेरी डिफरेंट। तो अगर आप स्टार्टिंग आपकी सैलरी 70,000 पाउंड तक होती है अगर आपने MRChem किया हुआ है, और 85,000 भी हो सकती है स्टार्टिंग पर ईयर, विच इज अ वेरी बिग सैलरी। और आप अगर एक लोकम भी करते हैं एक एक्स्ट्रा, तो आपको एक दिन में 600-700 पाउंड मिल जाता है। तो पैसों का इज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर इमरजेंसी डॉक्टर। यूके में पैसों का प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन अर्न 2 आवर जॉब करेंगे, 4 आवर करेंगे, 5 to 9 करेंगे। देयर आर पोटेंशियल, देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल। तो इमरजेंसी डॉक्टर को पैसों का कभी प्रॉब्लम नहीं होता। दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि यू शुड बिकम एन इमरजेंसी फिजिशियन। बाद में आप अगर एक्यूट में जाना चाहते हैं, जेरीज में जाना, जैसे मैंने किया, यू कैन डू इट। और यंग एज है आप लोगों की, तो डोंट स्टिक टू वन स्पेशलिटी। यू विल गेट बोर्ड एट सम पॉइंट, आप बोर्ड हो जाएंगे, अनलेस कि आप रीनल ट्रांसप्लांट और सर्जिकल एक स्किल सीख रहे हैं। लेकिन यकीन करें कि जब आप एक ही पैटर्न पे रोज काम करते हैं, दिन दोपहर शाम एक ही चीज देखते हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद यू गेट बोर्ड। तो मेरे ख्याल से इमरजेंसी मेडिसिन इज अ वेरी गुड स्टार्ट, GP इज अ वेरी गुड स्टार्ट, एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट कि आपने किस तरफ जाना है। सर, आपसे ही सवाल दूसरा है डॉक्टर अशफाक साहब से। मैडम सहरी साबर है, उन्होंने पूछा कि मैं MRCOG हूँ और मुझे ये बताएं कि क्या मुझे OET करना लाजमी है? मुझे सेकंड फेलोशिप UK से करनी है। OET तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं। अगर तो कोई ऐसा इनका लिंक है हॉस्पिटल्स में, जो या तो इनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि हॉस्पिटल कहता है कि ठीक है कि वी वांट दिस लेडी और वी वांट दिस डॉक्टर, वी विल एग्जेम्प्ट हर इंग्लिश एग्जाम बाय इंटरव्यू, जैसे हम करते हैं MRChem वालों को, तो वो हो सकता है। लेकिन OET देने में कोई हर्ज नहीं है। आई थिंक इफ शी गेट्स OET एंड MRCOG की बेस पे GMC रजिस्ट्रेशन होती है, तो आपके पास 99% एम्प्लॉयर्स ऑल खुल जाते हैं। देन यू पुट योर एप्लीकेशन वाइडली। तो मैं कहता हूँ कि OET आप कर लें और GMC रजिस्ट्रेशन हो, and then you will get a job. There is a plenty of jobs available in obs and gynae, and you can be actually consultant. It's a very IMG friendly specialty. Most Indian Pakistanis, आप जाएंगे तो आपको gynae and obs में सारे consultant, Indian, Pakistani, Egyptians, Iraqi, there are so many. So it's IMG friendly specialty anyway. सर, दोस्त एक हैं हसीब हाशमी, कहते हैं कि हम मेल्स के भी क्वेश्चन पढ़ लें। उन्होंने क्वेश्चन एक पूछा है, ये डॉक्टर आसिफ अली शाह के पास जाते हैं। एनी वर्थ ऑफ MRCM 1 आफ्टर OET? उन्होंने कहा कि सर, एनी वर्थ ऑफ MRCM 1 आफ्टर OET कैन आई गेट ट्रेनिंग इन UK और जॉब रेजिडेंसी मिल सकती है? वर्थ इसलिए होती है कि अगर कोई FRChem प्राइमरी या MRChem में कर लेता है तो उसको GMC रजिस्ट्रेशन तो नहीं मिलती ना। GMC के लिए तो आपको कंप्लीट MRChem करना है या प्लेब करना है। तो समवन हु हैज डन FRChem प्राइमरी या MRChem और उसके पास प्लेब है, तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। मैं उसको फौरन लूंगा। इसकी वजह यह है कि उसने एक स्टेप अहेड किया है उस बंदे ने, और उसने जो है वो कमिटमेंट शो की है, और मुझे पता है कि उस पर मैं 2 साल काम करूंगा तो वो MRChem हो जाएगा।
तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। लेकिन जीएमसी रजिस्ट्रेशन तो आपको आइदर यू हैव टू डू प्लेब और एमआर कैप। डॉक्टर आसिफ अली शाह, मैडम ने पूछा एक ने कि मुझे 2 क्वेश्चन है, साथ ही आप बताइएगा ओवरव्यू। एक मैडम है निम्स समरा ने पूछा है कि साइकियाट्री के बारे में मुझे बताइएगा कि व्हाट आर चांसेस ऑफ साइकियाट्री जॉब्स ट्रेनिंग, वहां पे उनका क्या स्कोप है यूके में। साइकेट्री इज आल्सो गुड फील्ड और अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब इसमें एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी परसेंटेज है। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, टॉप पे तो इमरजेंसी मेडिसिन, एनेस्थीसिया और जो भी मेडिसिन की स्पेशलिटीज हैं, they all have a good opportunities. Psychiatry system in UK, Ireland. Again के training pathway, once you are here, आप जनरली रजिस्ट्रार होंगे, उसमें आपकी जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूँ, जो प्ले पाथवे से आते हैं तो उनको अगेन दे कैन गो थ्रू प्ले सिस्टम फ्रॉम पाकिस्तान, यूके में आ गई, जूनियर लेवल पे काम करना होता है, फिर आपको जो है ना मेंबरशिप एग्जाम, जैसे साइकेट्री का मेंबरशिप एग्जाम देंगे, उसके बाद उनकी जो है ना ट्रेनिंग पाथवे में आएंगे। एक सिस्टम है जो बाईपास हो सकता है पाकिस्तानी कैंडिडेट्स के लिए, जो इस वक्त आई थिंक जो फ्यू इयर्स दे हैव डन पोस्ट हाउस जॉब। जब एक मैं उसका जस्ट कोटिंग करूंगा कि एज अ मेडिसिन किसी ने FCPS 3 से 4 साल कर लिए पाकिस्तान से, मींस ट्रेनिंग सिस्टम, MRCP भी कर लिया। MRCP जो मैं उसको डिफाइन करूंगा कि अगेन MRCP, those candidates who are in the FCPS is relatively easy than those who are non-training system. Same can be applied for MRCOG, MRCP pediatrics and psychiatry. कुछ मेरे कोलीग्स पाकिस्तान में थे जो कहीं ट्रेनिंग नहीं करते थे, लेकिन वो 1 महीने लियाकत नेशनल, 1 महीने सिविल में आके रोटेशन कर ली। पार्ट 1 और 2 पाकिस्तानी सबसे ज्यादा करते हैं। मैं ये बता दूं, जो MRCP या MRCS का जो पार्ट 1 और 2 कंपेयर टू यूके या आयरिश ज्यादा पास करते हैं, लेकिन जो फाइनल वाइवा होता है, जो प्रैक्टिकल, उसमें कुछ लिमिटेशंस आती हैं। तो अगेन आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग कि जैसे पाकिस्तान से किसी ने 4-5 साल की ट्रेनिंग की हुई है, MRCP हो गया, तो उनके लिए जो जूनियर लेवल की जो चीजें हैं वो शायद एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। आप 1 साल आके 2 साल करते हैं तो आप डायरेक्टली ट्रेनिंग में जाते हैं। किसी ने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, आपकी ट्रेनिंग पाकिस्तान से कंप्लीटेड है, आपने MRCP किया, यहाँ आके आपने 6 months to 1 year गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जॉब की या साइकेट्री जॉब की, तो you will have a more chances to get in a training. If you have a same background experience in Pakistan, 3 years, 4 years, 5 years, so that you can bypass those house officer 2 to 3 years, you can be directly substituted for ST3, ST4. थैंक यू डॉक्टर आसिफ अली शाह, आपने बहुत जबरदस्त गाइड किया। डॉक्टर अशफाक साहब के पास आते हैं, साइकियाट्री का जैसे उन्होंने बताया। सर 2 क्वेश्चन और भी हैं कि हमें डर्मा का स्कोप बताइए कि यूके में डर्मा की ट्रेनिंग, अगर हमने पाकिस्तान में डर्मा की कोई FCPS की ट्रेनिंग नहीं की, यहाँ पे MBBS और हाउस जॉब किया हुआ है, तो आयरलैंड में या यूके में डर्मा की ट्रेनिंग लेने का क्या स्कोप है या क्या प्रोसीजर होगा? आई थिंक अगेन यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है और डर्मेटोलॉजी इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड। तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इधर आके उस फील्ड के पीछे लगें। उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप MRCP करें। इधर अगर आप आ भी जाते हैं तो आप क्लिनिकल फेलो नॉन ट्रेनिंग पोस्ट लें, और अगर आप डर्मेटोलॉजी क्वालिफिकेशन बैक होम लें। जितनी भी कॉम्पिटिटिव स्पेशलिटीज हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए, ताकि आप इधर आके सिर्फ अपना एक्सपोजर लें, मास्टर्स करें और अपनी एक थोड़े से और उस पर टॉपअप वो लगाएं। लेकिन आप ये कहें कि एक स्पेशलिटी ऐसी है जिसके पीछे सब लगे हुए हैं, तो मैं भी उधर जाऊं, तो उसके लिए फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, पेपर्स पब्लिश करने पड़ेंगे, PhDs करनी पड़ेंगी। तो अगर तो आपको इतना टाइम है, इज फाइन, लेकिन आई थिंक द बेस्ट वे इज कि आप पाकिस्तान में जो कम्पिटिटिव, बहुत ही ज्यादा कम्पिटिटिव स्पेशलिटीज हैं, उसको आप पाकिस्तान में अपना सिक्योर करें। आप इधर आए MRCP की बेस पे, आप इधर आके MSc करें, डर्मेटोलॉजी किंग्स कॉलेज से करें, आप यहाँ पे लेजर कोर्सेज करें, आप यहाँ पे दूसरी चीजें करें, और आप यहाँ पे एक क्लिनिकल फेलो नॉन ट्रेनिंग जॉब करते रहें, ताकि आपको यहाँ का एक्सपोजर मिलता रहे। आप बैक होम ऑलरेडी क्वालिफाइड है,
तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस टू यू। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे यही स्पेशलिटी करनी है, तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन ये है। दूसरा इसमें होता है कि जब आप पाकिस्तान से डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड है और आपने इधर आके 1 2 3 साल कर लिया, फिर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं कंसल्टेंट तो नहीं बन सक रहा, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जीपी ट्रेनिंग में चले जाते हैं। जीपी ट्रेनिंग 2 साल की, 1 साल की हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, 2 साल की जो है वो जीपी सेल्फ आप जीपी प्रैक्टिस में बैठते हैं। तो वहां पे आप जीपी क्वालिफाइड है और आप डर्मेटोलॉजी इंटरेस्ट के साथ, जीपी विद डर्मेटोलॉजी इंटरेस्ट, तो फिर आप वहां पे अपने डर्मेटोलॉजी का शौक पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ बेस्ट ऑप्शन है। तो आई होप वी हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। आखिरी एडवाइस में लोगों एक या दो क्वेश्चन और हैं सर जो दोस्तों ने इसरार किया, उसके बाद इंशाल्लाह सेशन को वाइंड अप करेंगे। एक दोस्त है कार्डियोलॉजिस्ट साहब ने पूछा कि मेरी एज 40 ईयर्स है, अगर मुझे अभी शौक हो रहा है कि मैं यूके जाऊं तो जो है मुझे इस बारे में बताइएगा। ये आपसे डॉक्टर आसिफ अली शाह, आप इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अशफाक साहब के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद इंशाल्लाह सेशन को ओवरव्यू देके वाइंड अप करेंगे। As far as the age, there's no limitation or age boundary in UK system or even in Irish system. Lots of Pakistanis who from Saudi Arabia or outside, you know, any Middle East, they went and they are coming in 40s, late 40s even. It's depend on how is your commitment आपकी, क्योंकि उसमें आपको on call system अगर के training system में जाएंगे as a registrar, you should have is, you know, कि your mind should not be like 9 to 5, आपको नाइट भी जॉब करनी होती है। तो this whole on your commitment, interest, but I just say there is no age boundaries in UK and Irish system. You can do whenever you want. System can accept at any time. It's all your commitment. सर अशफाक साहब, अगर ये जैसे उन्होंने बताया कि एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो हमारे कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद मूव होते हैं, शिफ्ट होते हैं प्राइवेट में, तो क्या ये से ऐसे डॉक्टर्स जिनका पाकिस्तान के अंदर प्रोफेसर रिटायर्ड हुए, मेडिसिन प्रोफेसर रिटायर्ड हुए, इस तरह के लोगों का अगर कोई इस उम्र में एग्जाम पास हो जाए, ये भी मूव हो सकते हैं? ये मेरे पास एक 58 साल का SHO भी है, ठीक है, तो 58 ईयर्स है, पूरी वाइट उनकी दाढ़ी थी और वो सऊदी अरब से और सब कुछ करा के वो अब वो कहते कि मैंने यूके मूव होना है, तो उन्होंने किया। तो और एक मेरे पास 55 साल का डॉक्टर आया था मेरे कोर्स में, उसकी मैंने पिक्चर भी लगाई है। वो आईटी में चला गया, पहले आईटी में काम करता रहा, फिर उसने कहा अगर हमने डॉक्टरी अपनी डिग्री की है, तो 55 ईयर्स की एज में उसने MRChem पार्ट A किया और उसकी तस्वीर मेरी लगी हुई है, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके कभी देखें। 56 ईयर्स की एज में उसने SHO लेवल जॉब की, MRChem किया, MRChem कंप्लीट किया, फिर रजिस्ट्रार बना और अब वो कंसल्टेंट। तो देयर इज नो सच लिमिट। ऐड करूं just 1 to 2 minutes, डॉक्टर मुजीब, पाकिस्तान में that we are third world countries, obviously job with the money and less number of years are important, लेकिन in Irish system those are the native Irish and UK peoples, they don't bother कि आप 18 साल में मेडिकल स्कूल जाएं, फिर 25 साल के बाद आप जो है ना कंसल्टेंट वो ट्रेनिंग में शुरू हो। 36-year-old house officer was my, you know, junior, 36 when I started in Ireland. Then one of the 40-year-old lady doctor in Ireland, she was intern maybe 2 years ago, कि वो पहले she was a historian, she did a PhD, she was a historian in university, then after 30 started the medical school. So people in UK and Ireland, they change from law, they change from different specialties, but in Pakistan obviously ये डॉक्टर अशफाक साहब से भी, क्योंकि वो काफी जो है ना केयर काउंसलिंग पे, एजुकेशन पे काम करते हैं। डॉक्टर अशफाक साहब, पाकिस्तान में 18 साल में आपने अगर 1 या 2 एंट्री टेस्ट के दिए हैं तो उसके बाद रिवर्ट नहीं हो सकते, यू कैन नॉट रीअपीयर फॉर मेडिकल स्कूल्स और MBBS में दाखिला नहीं हो सकता क्योंकि आपके 3 साल गुजर चुके हैं। क्या ये भी फ्रांस, जर्मनी में भी शायद इसी तरह? मेरा जूनियर वहां पे होते, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे जो है लोग हैं जर्मन, वो जो है 40s, लेट 40s में 45 में MBBS और ये मेडिकल MD कोर्स करते हैं। क्या ये यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि आप अपनी लाइफ को ना कोई भी प्रेशर में ना लें और अपनी लाइफ को आप ये डिग्री, CCT, टू बी ऑनेस्ट ये इतना मैटर नहीं करता। देखिए CCT कब आया है? CCT तो 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो इससे पहले क्या डॉक्टर नहीं पैदा होते थे?
क्या उससे पहले के डॉक्टर जो थे वो डॉक्टर नहीं थे? और सीसीटी और ये सीजर, ये सारी चीजें एक टिक बॉक्सेस एक्सरसाइज है। एट द एंड ऑफ द डे आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं और आपसे लोगों को क्या फायदा है, आई थिंक दैट विल मैटर मोस्ट। तो इसलिए मैं लोगों को नहीं कहता कि आप सीसीटी ही करें, आप सीजर ही करें, आप कुछ भी करें, लेकिन अच्छा करें। इस तरह से करें कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप एग्जाम्स दें, एमआरसीपी करें, एमआरसी जो भी करना है करें, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो अपने काम से। और मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन बड़ी जरूरी है कि आप भेड़ चाल ना चले, जो आपको अच्छा लगता है करें। अगर आप जीपी बन जाते हैं पाकिस्तान में, इट्स फाइन। अगर आप एमआरसीपी नहीं कर सकते, इट्स ओके। पाकिस्तान की तो 24 करोड़ की आबादी है और कोई रेगुलेशन आप पे नहीं है, यू कैन बी अ जीपी स्ट्रेट अवे। तो कितना बड़ा पोटेंशियल है आपके पास कि आप वहां पे बैठ के अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप 4-5 चीजों को ही फोकस कर लें। आपकी 50% आबादी फीमेल्स है, मोस्ट ऑफ देम आर आयरन डेफिशिएंट, मोस्ट ऑफ देम आर हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट, most of them they don't know their reproductive rights, most of them they don't know about C sections, उनको reproductive sexual health का नहीं पता। अगर आप अपने आप को फोकस कर ले कि यार मैं एमबीबीएस हूँ, ठीक है, मैं ये काम करती हूँ मुआशरे के लिए, आप यकीन करें 2-5 साल बाद आपका नाम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिर्फ एमआरसीपी ही डॉक्टर है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर विदाउट पोस्ट ग्रेजुएशन इज ऑल्सो अ डॉक्टर। उसको आप, वो भी डॉक्टर ही है, लेकिन सिर्फ उसको क्या इनहिबिशन है कि मैं काम करूंगा, मेरे पास डिग्री नहीं है। एमबीबीएस इटसेल्फ इज अ डिग्री। इट डिपेंड्स कि आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। तो मैं कहता हूं कि आप प्लीज अगर इस रेस में नहीं भी लग सकते, इट्स फाइन। उन लोगों का क्या होगा जो कुछ भी नहीं कर सकते? अगर वो एमआरसीपी नहीं कर सकते तो क्या उनको हम मार दें, जला दें, उनको खत्म कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। 166 मेडिकल कॉलेज इस वक्त तो भी हैं। आप सुबह लेक्चरर जॉब ले लें, आप आफ्टरनून में क्लिनिक चलाएं, आप इवनिंग में जो है वो क्लिनिक करें, घर पे जाके सोएं, माँ बाप के साथ रहें। यू कैन लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। आप 1-1.5 लाख रुपए फिर भी अर्न कर सकते हैं। आपको क्या जरूरत है? और अब तो इतना आसान है, यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट विद अस, यू कैन लर्न फ्रॉम अस। जीपैप फोरम हमने बनाया, सीपीएसपी फोरम है, लोग बाहर से आपको पढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल सेमिनार्स आप अटेंड करें, इंटरनेशनल, और आप वहां पे रह के अपने आप को इतना अपग्रेड कर सकते हैं कि आप पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक मिसाल दूंगा आपको कि पाकिस्तान में जब हम छोटे थे कराची में, तो एक खड्डा मार्केट कराची में जो मूसा लेन में एक डॉक्टर नहीं आती थी, डॉक्टर शहनाज नाम था उनका, आई थिंक शी स्टिल अलाइव। तो वो जीपी थी और सारी मकरानी बलोच औरतें उसके पास आती थी और उसके पास जगह नहीं होती थी बैठने की। वो लोगों को आयरन इंजेक्शन लगाती थी, आयरन डेफिशिएंट लोगों को विटामिन डी इंजेक्शन, उसको। अगर ये 5 चीजों को भी फोकस कर लिया तो आई कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें सिर्फ ये लेबल करना चाहिए कि जो यूके चला गया वो कामयाब है, जो यूएसए चला गया जिसके पास एमआरसीपी है वो कामयाब है। कामयाब सिर्फ एक ही बंदा है जिससे मुआशरे को फायदा है। अगर आप पीएचडी हैं, आप फीको कर रहे हैं, आप रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, आप अपनी जॉब करते हैं, बस घर आते हैं, आपसे मुआशरे को कोई और फायदा नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए इतना यूजफुल है। यू शुड बी प्रोडक्टिव फॉर द मासेस। वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, स्कूल है, चिल्ड्रंस है, स्कूल में भी डॉक्टर्स काम करते हैं। आपको पता है, मेरी एक दोस्त है, वो स्कूल में वो जीपी है, तो मुझे कहती है अशफाक भाई मेरा कैरियर आगे नहीं बढ़ा और मैं तो जो है वो। मैंने कहा यार 1000 बच्चा तुम्हारे पास है और तुम कहती हो कि कैरियर आगे नहीं बढ़ा। तुम तो उनकी जिंदगी चेंज कर सकती हो, तुम सेशन अरेंज कर सकती हो। तुम्हें जरूर नहीं कि तुम बैठो और इंतजार करो कि किसी को चोट लगेगी तो मैं मलहम पट्टी करूंगी। यू कैन बी एक्टिव, प्रोएक्टिव। स्कूल में सेशंस करो, सीपीआर सेशंस करो, टीचिंग सेशंस करो, हाइजीन सेशंस करो, प्यूबर्टी मेनार की जो होती है, जो अर्ली, जो उन लोगों की एजुकेशन करो। मैंने कहा तुम अगर चाहो तो क्या नहीं कर सकते? तो फिर वो कहती है ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मैं कहता हूँ जो जहां है वो मुआशरे के लिए प्रोडक्टिव बन जाए, दैट इज सक्सेस। आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस सेशन नाउ ऑन दिस। सर आखिरी 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 लास्ट एक मैसेज दीजिएगा, जो टेक होम मैसेज होगा डॉक्टर अशफाक साहब, लास्ट 2 मिनट का, 1 मिनट का, कि वो मेडिकल स्टूडेंट जो अभी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए सोच रहे थे, या जैसे अभी आपने बताया कि आपके पेजेस भी हैं, आपके यूट्यूब चैनल भी हैं, या वो फिर आपसे कुछ लोगों ने कहा कि सर से हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपका पेज का लिंक जो है वो इनबॉक्स कर दूंगा। तो आप जरा लास्ट 1-2 बताइएगा, आपसे वो लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक पहली बात का मैं आपका जवाब दे दूं कि कंक्लूडिंग मैसेज क्या होगा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरा, अगर मैं एक
आपको बताऊं कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा कामयाबी दी वो एक आदत थी। वो आदत क्या थी कि ठीक है, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, हार्डवर्क तो सभी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, आपको एक आदत पूरी दुनिया में कामयाब कराएगी, वो है टीचिंग एंड गिविंग इट बैक। तो आप जो पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करें, आप सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाएं, थर्ड ईयर में तो सेकंड ईयर वालों को पढ़ाएं, एंड एक्टिवली ट्राई टू गिव समथिंग टू पीपल। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आप भूल जाए, आप बर्तानिया भी आ जाएंगे आप तो भी वो कामयाबी नहीं है। अगर मैं बर्तानिया में आके इधर काम करूं, 55, 50, 60 साल की रिटायर हो जाऊं और मैं इसी दुनिया से चला जाऊं, ये कामयाबी नहीं है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली गिव इट बैक टू पीपल, और थ्रू आउट आप टीचिंग पे अपना हाथ रखें। दूसरा मैं इंपॉर्टेंट मैसेज ये दूंगा कि जो डॉक्टर्स आपके पास पाकिस्तान में बन रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी जो है वो ग्रूमिंग का मसला है। उनकी ग्रूमिंग नहीं होती, वो एक ग्रुप में बैठते हैं। ऐसी लड़कियां मैंने देखी जिन्होंने 6 साल हमसे कभी बात ही नहीं की। ऐसे ही है। हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थे पाकिस्तान में, इतना अच्छा आपका ग्रुप है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। अगर आपने खामोशी रहना था, अगर आपने एंटी सोशल रहना था, तो आप डॉक्टर क्यों बने? अब आप 10 साल बाद, 5 साल में अगर आपने अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं ग्रूम की, मैं डॉक्टर्स को सबको कहूंगा कि एक ग्रुप में ना बैठे, आते जाते हुए सबसे बात करें। कल को वो न्यूरो सर्जन होगा, कल को वो कार्डियक सर्जन होगा, कल को आप जीपी होंगे, जो आपकी बॉन्डिंग होगी। अगर आपने किसी से 10 साल बात ही नहीं की, अब अगर आप उसको कांटेक्ट करेंगे तो आपको भी शर्मिंदगी होगी कि यार 10 साल जब ये मेरे साथ था तब तो हमने इसको पूछा ही नहीं, और अब मैं इससे बात कर रही हूँ। तो वो कोशिश करें कि मेडिसिन जो है, इट्स अ 360 डिग्री पर्सनालिटी। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा। एक लड़की है, उसने एफसीपीएस न्यूरोलॉजी की। मैंने कहा अच्छा, उसने एफसीपीएस न्यूरोलॉजी, मैंने कहा उसने तो कभी किसी से बात ही नहीं की। उस लड़की ने तो किसी से बात ही नहीं की। एंड न्यूरोलॉजी इज ऑल अबाउट टॉकिंग। न्यूरोलॉजी में तो काउंसलिंग है, पेशेंट से बात करनी है, फैमिली से बात करनी है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टरी में जो भी मेडिसिन में एंटर हुआ है, दे शुड ब्रेक अप देयर बैरियर्स। आपको ऐसा लगता है, हमारे पास कुछ ऐसे लड़के थे जो पंजाब से या कोई आए हुए थे, तो बेचारे कभी कभी ना, वो हर एक का बैकग्राउंड वो नहीं होता है, कुछ बैकग्राउंड हम्बल भी होते हैं, कुछ जामशोरों से आए हुए थे, कोई कहां से, हैदराबाद से। तो लोगों ने एक टैग बनाया, यार इनको तो कुछ नहीं पता, यार मुझे तो इनको देख के जहर लगता है, यार मुझे तो इनको देख के नफरत। भाई क्यों आती है? उन्होंने आपसे कोई गलत बात तो नहीं की, बस सिर्फ उनका स्टाइल डिफरेंट है। वो भी लर्निंग है। आज अगर वो जामशोरों में या मकली में कहीं जीपी बैठा हुआ है, तो वो सोचिए आपके लिए कितना यूजफुल है। आप अगर यूके में भी बैठे हुए और आप अगर उनसे लिंक्ड हैं, तो आप उनको एजुकेट कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि आप सबसे बात करें, 360 डिग्री पर्सनैलिटी अपनी बनाएं, सोशलाइज हो, और मेक श्योर करें कि यू मस्ट टीच। जितना आप टीच करेंगे, इतना आप लर्न करेंगे, और आप एग्जाम देते चले जाएंगे, और आपकी कामयाबी आपको आपकी झोली में गिरेगी। आई होप कि दिस वाज यूजफुल। लेट्स मूव ऑन टू डॉक्टर आसिफ। डॉक्टर और आसिफ, आपकी तरफ आते हैं। टेक होम मैसेज फॉर पाकिस्तान मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर्स। और मुझे वैसे पर्सनली डॉक्टर अशफाक की बातें बहुत जबरदस्त लगी। माशाल्लाह, आप जो है ना बहुत जबरदस्त किस्म के सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। आपको सिर्फ मेडिकल का जो है ना इल्म और इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने बहुत जबरदस्त बातें की जो दिल को छू लेने वाली बातें हैं। मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बहुत जबरदस्त इस पे गाइड। डॉक्टर आसिफ अली शाह। थैंक्स डॉक्टर मुजीब। डॉक्टर अशफाक ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। इवन एज ए स्टूडेंट वी कैन लर्न स्टिल अबाउट, वी कैन लर्न होल लाइफ। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगा प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि अगेन सेम है बात ग्रूमिंग की के थ्रू द मेडिकल ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ। काफ़ी ऐसे जो हैं, आप खुद इससे अवेयर हैं कि हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आफ्टर मेडिकल ग्रेजुएशन they can go in a CSAs, they can go in a different field. मेरा जो पर्सनल ये है कि ये हाईली कमिटमेंट जॉब, यू आर अ डॉक्टर्स, यू आर अ हाईली प्रोफेशनल, वी डील विद द ह्यूमन लाइव्स, you need to be a well groomed, your whole life is not just about the medical, you are dealing with your family, your friends, your social circle, so everything should be balanced. Your whole life, your health is also important going forward. So once you are in a medical school, then you can go to the postgraduate life. इसमें थोड़ा सा ऐड करूं, द बिहेवियर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट्स, इसमें ऐड भी कर दूं मैं थोड़ा सा कि देयर इज नो अटेंडेंस सिस्टम इन आयरलैंड, इन यूके.
मैंने जो पर्सनली फील किया कि 9 बजे आना, फिर जैसे प्रोफेसर निकल जाए वार्ड से और फिर गायब हो जाना और अपना ओवर दूसरों पे देना, तो जस्ट मैं ये कहूँ कि प्रोफेशनलिज्म सीखें. We deal with the human lives. Everything is important. Every minute is important. Do your job with your sincerity, honesty, and keep update your knowledge. There's no end time. We did MRCP, we did FCPS. Now I can think that's enough for me, but that's not enough. Keep update your knowledge and do safe practice in medicine. And best of luck for all the juniors and all the students. का अभी इससे एक बात मुझे डॉक्टर आसिफ वाली बात से एक बात याद आई कि हमने इससे पहले कुछ हमने एक डिस्कशन की थी कि हम इसी पैनल पे एक बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेनिंग का सिस्टम है उस पे, और फिर वो जो वार्ड्स के अंदर एक बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि बहुत से पीजीज, क्योंकि हम सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं, इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो अगर आप दोनों हमें या फिर एक और किसी हम कंसल्टेंट को ले लेंगे जहाँ पे ट्रेनिंग का सिस्टम है, फिर वो जो बॉसी एटीट्यूड होता है सुपरवाइजर का, फिर वो जो कंसल्टेंट के इश्यूज होते हैं, इन पे भी है. वैसे ये है बहुत ही खतरनाक किस्म का टॉपिक है और बहुत एक हार्ड टॉपिक है, तो अगर टाइम मिला तो इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे कभी. इस टॉपिक को आपने अच्छा आखिरी में बात की, तो इस पे मैं एक मैसेज दे दूं कि एवरी ट्रेनी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर सुपरवाइजर. अगर ट्रेनी फेल होता है तो सुपरवाइजर फेल हो जाता है. मेरा तो कोई स्टूडेंट फेल हो जाए तो मुझे नींद नहीं आती कि यार ये क्यों फेल हो गया. तो अगर आपका ये एहतसाब आप अपना करना शुरू कर दें कि यार मेरा ट्रेनी फेल होगा, या अगर वो एग्जाम में जाएगा तो लोग कहेंगे यार इतने बड़े प्रोफेसर का 4 साल इसने इसके साथ काम किया, क्या सीखा, मेरी तो बेइज्जती है. मैं कहता हूँ कि मेरे साथ आप एक बंदा दे, उसको आप मुझे 1 साल ट्रेनिंग करान, एक साल तो बहुत दूर की बात है, वो मेरे साथ 6 महीने काम करे, और अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर आके आप मुझे पकड़ेंगे यार आपने क्या उसको पढ़ाया, 6 महीने आपको हमने एक बच्चा दिया, आपने उसको कुछ नहीं सिखाया. तो आई थिंक दिस एटीट्यूड हैज टू बी चेंज. सुपरवाइजर्स को भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके पास एक बच्चा है, 4 साल बाद उसने चले जाना है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस देख के पता चलना चाहिए कि ये आपका ट्रेनिंग है, ये आपकी रिफ्लेक्शन है. तो अगर वो, मेरे ख्याल से अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो दैट इज अ फेलियर ऑफ अ टीचर. और इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे, इस पे ना पूरा एक डिटेल सेशन इसी तरह आपसे कभी टाइम लेंगे और इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे. बहुत अहम मौजू है, इसमें 2-3 मिनट नहीं दे सकते, इसमें कोई 2-3 घंटे इंशाल्लाह. ओके, जज़ाकल्लाह. बहुत मजा आया आज के सेशन में. तब तक आप दोस्त जितने अब आप सब मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से देखा सेशन को, बहुत से क्वेश्चन पूछे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनआंसर्ड हैं, तो मैं इंशाल्लाह उन सवालों के जवाब के लिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है डॉक्टर अशफाक साहब को और डॉक्टर आसिफ अली शाह को उन रिप्लाईज में टैग करूंगा जहाँ पे वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा कि ये इसका जवाब आना चाहिए. तो जब डॉक्टर अशफाक साहब और डॉक्टर आसिफ अली शाह साहब फ्री होंगे तो उनके जवाब देंगे. तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.